हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू सोशल स्कूल। इस वीडियो से एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। क्लास 12th ज्योग्राफी का चैप्टर है हमारा प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडियन कंटेक्स्ट। पिछले वीडियोस में आप लोगों ने मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, जो आपकी ये है जो प्यारी सी बुक है इंडिया एंड पीपल इकोनॉमी, इससे जो एक चैप्टर आ रहा था वो पढ़ लिया। दूसरा चैप्टर ये है आपका। अब देखो, ये जो चैप्टर है ना, ये स्टैंड अलोन है। मतलब फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी वाली बुक में भी इस थीम से जुड़ा हुआ एक्सप्लिसिटली कोई आपको चैप्टर देखने को नहीं मिलेगा। थीम क्या है? प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडियन कंटेक्स्ट। तो आखिरकार क्या है चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ेंगे? बड़ा कसा हुआ चैप्टर है, मतलब ऐसा नहीं कि इसमें बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा आपको। इनफैक्ट इस बुक के जो चारों चैप्टर है आपके, वो बहुत छोटे छोटे हो जाएंगे जल्दी से, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे बस थीम समझना है। थीम समझोगे तो अपने आप चीजें कनेक्ट कर पाओगे और उसमें फिर सब्सिक्वेंटली आप आगे बढ़ते चले जाओगे, ठीक है। ये क्या होगा इसको, ठीक। तो अब जैसे अगर हम देखते हैं आगे, प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्या समझ में आया आपको प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इस वर्ड से? तो ये जो वर्ड है ना, ये बेसिकली आपको प्लानिंग के इर्द गिर्द घूम रहा है। और प्लानिंग कौन सी वाली? ऐसी प्लानिंग नहीं है कि चलो आम लेने चलना है बाजार में तो प्लानिंग करते हैं, उसके लिए सनस्क्रीन लगा लेते हैं, एक छाता भी ले लेते हैं, गर्मियां बहुत है। नहीं, यहां पे बेसिकली प्लानिंग जो है, तो प्लानिंग की बात की जा रही है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के कंटेक्स्ट में। और वो प्लानिंग सस्टेनेबल होना चाहिए। ऐसे होना चाहिए कि आप जिस तरीके से, जिस प्लानिंग के साथ में विकास करोगे, तो विकास लंबे समय तक चले, छूमंतर वाला विकास ना हो, ठीक है। वो सस्टेनेबल हो। और बेसिकली आप इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी वाली बुक में पढ़ रहे हैं तो इंडियन कंटेक्स्ट में ही पढ़ोगे। आया ना समझ में? तो बड़ी पिक्चर ये है, बड़ी पिक्चर ये है इस चैप्टर की। तो ये सारा मतलब क्या क्या थीम है, कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ेंगे और बेसिकली कुछ तरीके प्लानिंग के जो है, तो वो सारा सब कुछ हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। पहला वीडियो है, इंट्रोडक्टरी वीडियो रहता है, एज यू ऑल नो, ठीक है। तो ये कहानी रहने वाली है। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी है, जहां से आप कनेक्ट कर सकते हैं, कब कौन सा लेक्चर आने वाला है आपको पता चल जाएगा। साथ ही साथ ये जो है, तो ये अनअकैडमी ऐप है, इसको जरूर से डाउनलोड करना, मतलब प्ले स्टोर पे जाके। अनअकैडमी ऐप पर आपको ढेरों फीचर्स मिलेंगे। आप इस चैप्टर के नोट्स जो है वो वहां से पीडीएफ के फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं। अनअकैडमी ऐप पर आपको क्विज मिल जाएंगे, पोल्स मिल जाएंगे। अनअकैडमी ऐप पर स्पेशल क्लासेस होती है जहां हम इंटरैक्ट कर सकते हैं। तो ये सारे फीचर्स आपको अनअकैडमी ऐप पर मिलेंगे। ऑल व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू डू इज टू यूज the code DIGRAJ Digraj and explore all these amazing features on Unacademy app, ठीक है। तो Unacademy app पर आप ये सारे फीचर्स एक्सप्लोर कर सकते हैं यूजिंग द कोड DIGRAJ Digraj। समझ में आया यहां तक? चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे कहानी क्या है? आगे कहानी ये है कि प्लानिंग दो शब्द से बना हुआ है चैप्टर। देखो, जैसे आपने मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज पढ़ा था, तो वहां पे आपने क्या देखा था? मिनरल्स का आपने एक पार्ट देखा, एनर्जी रिसोर्सेज का आपने दूसरा पार्ट देखा। यहां पे क्या कहानी है? प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये जो वर्ड है ना प्लानिंग, ये नॉर्मली हम हर कंटेक्स्ट में इस्तेमाल करते हैं। मतलब कि चलो प्लानिंग करते हैं, पिकनिक पे चलना है, ठीक है। हम क्या करते हैं? एक फॉरेन ट्रिप बनाते हैं, उसकी प्लानिंग करते हैं। तो इस तरह से प्लानिंग वर्ड जो अपने आप में क्या है? प्लानिंग वर्ड किसके इर्द गिर्द घूमता है? प्लानिंग वर्ड इर्द गिर्द घूमता है स्ट्रेटेजीज के इर्द गिर्द, ठीक है। वो ये देखता है कि आप क्या कोर्स अडॉप्ट करने वाले हैं, किस तरह से आप आगे बढ़ने वाले हैं, वो प्लानिंग शब्द होता है। अब वो प्लानिंग इंडियन कंटेक्स्ट में बात करें, मतलब वो जो थीम रहेगी ना चैप्टर की, तो इंडिया में इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए क्या प्लानिंग की जाती है। पॉलिटिकल साइंस में जो आपने टर्म 1 में चैप्टर पढ़ा था, ठीक है, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट वाला, तो कुछ उसी तरह से जुड़ा हुआ है कि कैसे आप देश को आगे बढ़ाओगे। आप अपने घर के राशन लाने के लिए तो प्लानिंग करते हो, तो जब देश को आगे बढ़ाने की बात आती है तो प्लानिंग तो करना पड़ेगी। तो वो वाला प्लानिंग है यहाँ पे। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब ये है कि प्लानिंग जब आप कर रहे हो तो प्लानिंग ऐसी होना चाहिए कि वो एक लंबे समय तक क्या करे, इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ में इकोलॉजी को भी कंसीडर करे, ठीक है, उसकी सस्टेनेबिलिटी पे भी फोकस करे। तो ये सारे वर्ड्स जो हैं, ठीक है, ये सारे एजेंडा जो है प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के इर्द गिर्द घूमते हैं। प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के इर्द गिर्द घूमते हैं। समझ में आया? तो इट इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग, फॉर्मुलेशन ऑफ अ स्कीम और प्रोग्राम एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ अ सेट ऑफ एक्शंस टू अचीव सम गोल। समझ में आया क्या है? तो इट इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग, फॉर्मुलेशन ऑफ अ स्कीम और प्रोग्राम एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ सेट ऑफ एक्शंस टू अचीव सम गोल्स। ये प्लानिंग होता है। और हम जो पढ़ेंगे तो प्लानिंग विद रेफरेंस टू द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इस कंटेक्स्ट में हम प्लानिंग को पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। यहां तक मेरी बात समझ में आ गई है, ठीक है। तो हाउ इज प्लानिंग डन? प्लानिंग करते कैसे हैं? बैठ के सारे लोग तय करते हैं कि चलो ये हम इकोनॉमिक पॉलिसी अडॉप्ट कर लेते हैं। तो बेसिकली क्या होता था कि ट्रेडिशनल हिट एंड मिस मेथड होता था। मतलब आप कुछ करते थे, करने के बाद में अगर चल गई दुकान तो चमत्कार, और नहीं चला तो फिर क्या है, चलो ठीक है, मतलब यू मिस्ड इट, ठीक है, तो फिर आप दूसरी स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करते थे। तो यहां पे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि प्लानिंग कैसे की जाती है? तो इट इज डिफरेंट फ्रॉम द ट्रेडिशनल हिट एंड मिस मेथड्स बाय विच
रिफॉर्म्स एंड रिकंस्ट्रक्शन आर ऑफन अंडरटेकन। ठीक है, तो पहले हिट एंड मिस में क्या होता था कि आप करके देखते थे, गलती होती थी तो रिफॉर्म करते थे, रिकंस्ट्रक्ट करते थे। लेकिन आज जो प्लानिंग आपको देखने को मिलता है तो वहां पे क्या आता है, प्रॉपर, जैसे आप देखते हैं बहुत सारे स्कूल ऑफ प्लानिंग होते हैं, जैसे नीति आयोग का यहाँ पे जिक्र आया आपकी बुक में। ठीक है, 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग जो है कंट्री में सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग का काम करता है। ठीक है, प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया है। ये सारा सब कुछ आपने पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा है। अच्छा, एक चीज बताना मुझे कमेंट सेक्शन में, जेन्युइनली बताना, इज इट इंटरेस्टिंग और नॉट, कि आप जो यहाँ पे ह्यूमैनिटीज के साथ में पता ये एक वो रहती है कि आप मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ पढ़ सकते हो। मतलब आप जैसे मैथ्स में आपने जो पढ़ा वो हिंदी में कहीं नहीं लागू होगा। ठीक है, लेकिन अब क्या है, ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट में ऐसा रहता है कि आप जैसे जो पॉलिटिकल साइंस में पढ़ रहे हो तो जरूरी है वो वहीं तक सीमित रहे, वो जो आपका नॉलेज है वो आप ज्योग्राफी में इस्तेमाल कर लेते हो। ठीक है, तो वो मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर जो है ना, वो चीजों को आसान बनाता है बहुत। ठीक है, और कुछ लोगों को ये कठिन लगता है। कठिन क्या लगता है कि इधर का पढ़ा था उधर जोड़ दिया, पता नहीं किधर किधर क्या क्या करते हैं। ठीक है, लेकिन वही उसकी खूबसूरती भी और वही उसका सिरदर्द भी है, दोनों चीजें। लेकिन स्टिल ह्यूमैनिटीज इज द बेस्ट स्ट्रीम, व्हाट आई कैन से, बीइंग अ टीचर ऑफ ह्यूमैनिटीज। ठीक, तो यहां जैसे अगर आप देखोगे तो इट इज डिफरेंट फ्रॉम द ट्रेडिशनल हिट एंड मिस मेथड। आगे समझ में, यहां जो प्लानिंग है वो ट्रेडिशनल हिट एंड मिस मेथड से डिफरेंट कैसे है, क्योंकि आज आप देख रहे हो तो आप एक सिस्टमैटिक तरीके से प्लानिंग को लेकर चलते हो। ठीक है, तो देयर आर 2 अप्रोचेस टू प्लानिंग। क्या 2 अप्रोचेस हैं, एक सेक्टोरल प्लानिंग होती है, दूसरी रीजनल प्लानिंग होती है। सेक्टोरल प्लानिंग क्या है, रीजनल प्लानिंग क्या है, इस पे हम फोकस करें। तो सेक्टोरल प्लानिंग और रीजनल प्लानिंग की अगर हम बात करें तो सेक्टोरल प्लानिंग क्या होता है समझो, और रीजनल प्लानिंग क्या होता है ये भी समझो। सेक्टोरल प्लानिंग बेसिकली डिपेंडेंट होता है किस चीज पे, कि आप सेक्टर स्पेसिफिक फोकस दे रहे हैं। सेक्टर स्पेसिफिक फोकस देने का मतलब क्या होता है, जैसे आपने एग्रीकल्चर सेक्टर के डेवलपमेंट की बात करी। ठीक है, आपने क्या बात करी, आपने बात करी कंस्ट्रक्शन सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ट्रांसपोर्ट सेक्टर। ठीक है, तो सेक्टोरल प्लानिंग मींस फॉर्मुलेशन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ द सेट ऑफ स्कीम्स और प्रोग्राम्स एम्ड एट डेवलपमेंट ऑफ वेरियस सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, अलग अलग सेक्टर जो इकोनॉमी के, उसके ऊपर जो फोकस करता है वो क्या कहलाएगा, सेक्टोरल प्लानिंग कहलाएगा। तो सेक्टोरल प्लानिंग मींस द फॉर्मेशन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ द सेट ऑफ स्कीम्स और प्रोग्राम्स aimed at development of various sectors of the economy such as agriculture, irrigation, manufacturing, power, construction, transport, communication, social infrastructure and services। तो ये आपका सेक्टोरल प्लानिंग हो गया। ठीक है, ये आपका सेक्टोरल प्लानिंग हो गया। वैसे ही अगर हम देखते हैं दूसरा जो अप्रोच है वो रीजनल प्लानिंग होता है। ठीक है, यहां पे आप क्या करें, पूरी इकोनॉमी के सेक्टर को, इरिगेशन सेक्टर को उठा जाए, एक प्लानिंग का तरीका ये होता है। दूसरा क्या होता है, रीजनल प्लानिंग। तो क्वेश्चन बनेगा यहां पे, क्या क्वेश्चन ये बन सकता है कि व्हाट आर द 2 अप्रोचेस टू प्लानिंग, तो आप उसमें सेक्टोरल प्लानिंग और इसके साथ साथ रीजनल प्लानिंग को एक्सप्लेन कर सकते हो। अब रीजनल प्लानिंग में बेसिकली क्या होता है, तो रीजनल प्लानिंग मींस फॉर्मुलेशन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम्स और प्रोग्राम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड रीजन। ठीक है, टू रिड्यूस रीजनल इंबैलेंस इन द डेवलपमेंट। देखो, ये रीजनल प्लानिंग का थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं, क्योंकि आगे चैप्टर में आपको रीजनल प्लानिंग की तरफ ज्यादा दौड़ाएंगे। ठीक है, सेक्टोरल प्लानिंग का कम आइडिया दिया है, रीजनल प्लानिंग का ज्यादा दिया गया है। क्या होता है ना कि हम इकोनॉमी को जब देखते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है कि कहीं पे बहुत ज्यादा डेवलपमेंट है। जैसे नॉर्थ इंडिया में आप दिल्ली वगैरह में जाओगे तो उसके एडजेसेंट एरिया में बहुत डेवलपमेंट है, लेकिन वहीं पे आप सेंट्रल इंडिया में जाओगे, छत्तीसगढ़, झारखंड, तो वहां पे उतना डेवलपमेंट नहीं, उतना विकास नहीं है। ठीक है, क्या कारण हो सकता है, कारण ये हो सकता है कि रिसोर्सेज की कमी है। चलो रिसोर्सेज है भी तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं है, इम्बैलेंस आपको एक देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वहीं से क्या होता है, वहीं से एक अप्रोच निकल के आती है कि जिस रीजन में डेवलपमेंट हो गया है उसके अलावा जो दूसरा रीजन डेवलप नहीं हुआ है, ठीक है, तो उस दूसरे रीजन का डेवलपमेंट के अगर बारे में सोचा जाए तो दूसरा रीजन हो सकता है कि वो ड्रॉट प्रोन एरिया हो सकता है हिली एरिया हो, इस कारण डेवलपमेंट नहीं हुआ, हो सकता है वो ट्राइबल एरिया हो, इस कारण डेवलपमेंट ना हुआ हो। ठीक है, तो जब आप उस रीजन को स्पेसिफिकली सोचते हो, जब उस रीजन के डेवलपमेंट की बात करते हैं तो वो रीजनल प्लानिंग की कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो रीजनल प्लानिंग मींस फॉर्मुलेशन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम्स और प्रोग्राम्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड रीजन टू रिड्यूस रीजनल इंबैलेंस इन द डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट में जो रीजनल इंबैलेंस हुआ उसको रिड्यूस करने के लिए आप क्या करते हैं, उसको रिड्यूस करने के लिए आप रीजनल प्लानिंग पे फोकस करते हैं, वो रीजनल प्लानिंग की कैटेगरी में आएगा। समझ में आया नहीं आया, तो ये रीजनल प्लानिंग हो गई। तो इस तरह से 2 अप्रोचेस है, सेक्टोरल प्लानिंग और रीजनल प्लानिंग। तो व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर, हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम बेसिकली ये सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे। देखो, तो इन सारे टॉपिक्स में से टारगेट प्लानिंग एरिया हो गया, हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम हो गया, ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम हो गया। ठीक है, तो ये क्या है, ये सारे के सारे आपको क्या देखने को मिल रहे हैं, रीजनल अप्रोच के थ्रू देखने को मिल रहा है कि आप मतलब टारगेट एरिया प्लानिंग में वही बताएगा कि आप एरिया को टारगेट करते हो किसी एक रीजन को, तो हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम ये आपकी रीजनल प्लानिंग का पार्ट हो गया, ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम ये आपकी रीजनल प्लानिंग का प्रोग्राम, रीजनल प्लानिंग का एक अप्रोच हो गया। ठीक है, अब ऐसे यहाँ पे केस स्टडी बताया गया, क्या, इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन
बारमोर रीजन हिमाचल प्रदेश, ठीक है, चंबा डिस्ट्रिक्ट। तो वहां पे आपको ये भी क्या है, ये भी एक रीजनल क्या देखने को मिल रहा है कि ट्राइबल डेवलपमेंट, ठीक है, स्पेसिफिक आप क्या करें, ट्राइब्स के डेवलपमेंट पे फोकस करें। तो रीजनल अप्रोच के साथ में कैसे डेवलपमेंट किया जा सकता है, तो ये 3-4 आपको क्या कैटेगरीज बताई गई है। ये चैप्टर का पहला पार्ट प्लानिंग आपका हो गया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे आते हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या बताया गया है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है बेसिकली, तो वो पूरा जो आपको कह सकते हैं ब्रेटलैंड कमीशन की रिपोर्ट और वो सारी चीजें बताई गई है जो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा भी है, ठीक है। तो मतलब छोटी क्लासेस में डिटेल में नहीं पढ़ा है, वहां पे मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट क्या है बेसिकली, कहां से इवॉल्व हुआ, ये चर्चा में कैसे आया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या मीनिंग है आपको ये तो पता ही है कि यूजिंग द रिसोर्सेज इन अ वे that our present needs are satisfied and future generation के लिए आप क्या कर रहे हैं, रिसोर्सेज को कंजर्व कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट और उसी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक एग्जांपल जो है, तो ये पूरा एक साथ पढ़ेंगे हम। इंदिरा गांधी कैनल जो है, ठीक है, मतलब राजस्थान को एक तरह से कह सकते हैं, राजस्थान की प्यास बुझाने में इंदिरा गांधी कैनल का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। तो ये नाहर कमांड एरिया जो है, उन्होंने किस तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट किया, क्या मेजर्स लिए, तो वो पूरा एक साथ पढ़ लेंगे हम, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 5-6 वीडियोस में हम क्या करते हैं, इस चैप्टर को अच्छी तरह से समराइज करते हैं। समझ में आया? तो आई होप यू पीपल गॉट एन आइडिया कि किस तरह से हमारा चैप्टर आगे बढ़ने वाला है। एक एक करके अच्छे से प्यार से समझते चलेंगे चीजों को। तब तक इस वीडियो को आपने देख लिया तो एनसीईआरटी जरूर रीड कर लेना, कंसेप्ट्स को एक बार ग्रास्प कर लेना। फाइन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन, वी विल। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत, वेलकम टू सोशल स्कूल। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टारगेट एरिया प्लानिंग के बारे में। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये जो चैप्टर है हमारा प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बेसिकली ये चैप्टर किस बारे में, इस चीज पे हमने फोकस किया, इस चीज पे हमने डिस्कशन किया। अब हम आगे बढ़ते हैं एक कदम थोड़ा सा, तो एक कदम आगे बढ़ने पे हमें समझ में आएगा कि प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जब बात होती है ना, तो मैंने आपको बताया कि प्लानिंग के अलग अलग अप्रोचेस हो सकते हैं। अलग अलग अप्रोचेस में क्या हो सकता है, एक तो आप सेक्टोरल प्लानिंग पे फोकस करेंगे और एक रीजनल प्लानिंग पे फोकस करेंगे, एक रीजनल अप्रोच अडॉप्ट कर सकते हैं। तो वैसे ही रीजनल अप्रोचेस में आप क्या करते हैं, स्पेसिफिक रीजन को देखते हैं, ठीक है। तो अब यहां पे अब आपके सामने टॉपिक जो है वो टारगेट एरिया प्लानिंग। देखो, द नेम इटसेल्फ इज एक्सप्लेनिंग कि आप किसी एक एरिया को टारगेट कर रहे हैं। अब टारगेट क्यों, ऐसे बंदूक से निशाना नहीं लगाना है। टारगेट का मतलब यहां पे आप ये देख रहे हैं कि वहां समस्या है, तो समस्या का समाधान ढूंढने के लिए आप क्या करते हैं, प्रॉपर टारगेट एरिया प्लानिंग पे फोकस करते हैं। दैट इज द एसेंस ऑफ दिस टॉपिक। इस टॉपिक की ये एसेंस है। समझ में आया? चलो इसको डिटेल में समझते हैं। उससे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये है कि टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी है, जहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ अनअकैडमी ऐप जरूर से डाउनलोड कीजिए, जहां पर आपको ये सारे फीचर्स, मतलब आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, स्पेशल क्लासेस जो होती हैं, आप क्विज में, पोल्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सारे फीचर्स आप अनअकैडमी ऐप पर एक्सप्लोर कर सकते हैं यूजिंग द कोड DIGRAJ दिगराज। फाइन, तो अब आते हैं टारगेट एरिया प्लानिंग के ऊपर। तो द प्लानिंग प्रोसेस हैज टू टेक स्पेशल केयर ऑफ दोज एरियाज व्हिच हैव रिमेन्ड इकोनॉमिकली बैकवर्ड। जब आप किसी एक स्पेसिफिक एरिया को देख रहे हैं जो क्या रह गया है, जो आर्थिक रूप से पिछड़ गया है, तो ये कौन सी अप्रोच होगी, रीजनल अप्रोच है ना। मतलब आप एक स्पेसिफिक रीजन को देख रहे हैं जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है। तो इस तरह से जब आप क्या करते हैं, किसी एक टारगेटेड ग्रुप पे प्लानिंग पे फोकस करते हैं, तो वो टारगेट एरिया प्लानिंग कहलाता है। ये समझ में आया टारगेट एरिया प्लानिंग क्या है। अब टारगेट एरिया प्लानिंग में जैसे अगर आप देखोगे तो द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ रीजन डिपेंड्स अपॉन इट्स रिसोर्स बेस, बट समटाइम्स द रिसोर्स रिच रीजन आल्सो रिमेन बैकवर्ड। व्हाई? एक बहुत अच्छा फूड फॉर थॉट देता हूं मैं आपको, समझना। यहां पे क्या हो रहा है ना, जैसे अगर आप देखेंगे कि नॉर्मली ये माना जाता है कि किसी भी जगह का इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होगा कि उस जगह में कितने रिसोर्सेज हैं या नहीं है, उस चीज पर निर्भर करेगा। लेकिन एट टाइम्स ऐसा भी देखने को मिलता है कि जो रिसोर्स रिच रीजन है ना, मतलब जहां पे खूब रिसोर्स है, धनाढ्य है, अगर देखा जाए जमीन के नीचे बहुत रिसोर्स है उनके पास, लेकिन फिर भी वो पिछड़े कहलाते हैं, या फिर कह सकते हैं कि वहां पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट उतना नहीं है। वहां पे लोग जो हैं तो लिटरेसी लेवल कम है, वहां पे लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम है, वहां पे ओवरऑल डेवलपमेंटल लेवल में आपको कमी देखने को मिलेगी। व्हाई इज दिस सो? ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है, सीधा सा कारण ये कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट रिक्वायर्स टेक्नोलॉजी एज वेल एज इन्वेस्टमेंट बिसाइड रिसोर्सेज। एंड हियर इज द फूड फॉर थॉट। आप देखो स्टेट्स सच एज उत्तराखंड नहीं, स्टेट्स सच एज झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जितना इकोनॉमिक रिसोर्स है, कोल हो गया, दूसरे मिनरल्स हो गए, एबंडेंस में है, लेकिन फिर भी वहां पे उतना इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्यों नहीं है? तो मल्टीपल रीजन है। पहली बात तो क्या है कि सोसाइटी, जैसे अगर आप देखोगे तो ट्राइबल सोसाइटी रही है, वो कभी भी नेचर को एक्सट्रैक्ट करने में उतना विश्वास नहीं रखा उसने।
ठीक है। और दूसरी चीज क्या है कि रिसोर्सेज तो है वहां पे, रिसोर्स रिच रीजन तो है, लेकिन फिर भी बैकवर्ड है, क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट किसी भी जगह का सिर्फ रिसोर्स हो जाने से, जैसा मतलब ये है ना कि किसी के पास खूब पैसा है लेकिन उसे गिनती नहीं आती, तो उसको यही नहीं पता उसके पास कितना पैसा है, उसे यही नहीं पता पैसा कहां इस्तेमाल करना है, तो दैट इज अ फेलियर, टोटली फेलियर। ठीक है, वही चीज यहां पे बताई गई कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो होता है, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आपको टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट, इन सारी चीजों पे भी फोकस करना पड़ता है अदर देन रिसोर्सेज। ठीक है, मेयरली हैविंग रिसोर्सेज इज नॉट सफिशिएंट, सिर्फ रिसोर्सेज रख लेना सफिशिएंट नहीं, आपको दूसरे फैक्टर्स पे भी, दूसरे फैक्टर्स को भी कंसीडर करना पड़ता है, दूसरे फैक्टर्स पे भी सोचना पड़ता है। सो दिस इज द पॉइंट, समझ में आया? दिस इज द पॉइंट। ये कहानी रही टारगेट एरिया प्लानिंग की। तो मैंने आपको बताया कि किस तरह से आपको रिसोर्सेज रीजन के बारे में भी सोचना पड़ता है कि उसका डेवलपमेंट कैसा हो। फाइन, तो अगर आप जिसे देखेंगे तो जब आप स्पेसिफिक एरिया को फोकस करके प्लानिंग पे मतलब एरिया को फोकस करके डेवलपमेंट पे ध्यान देते हैं, तो वो इवोल्यूशन, वो क्या टारगेट एरिया प्लानिंग कहलाता है। तो ये टारगेट एरिया प्लानिंग का इवोल्यूशन कैसे हुआ, तो जैसे देखें, विद द प्लानिंग एक्सपीरियंस ऑफ अबाउट 1.5 डिकेड, शुरुआत के जो 15 साल तक हमने क्या करा, जैसे फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान, थर्ड 5 ईयर प्लान, ये 5 ईयर प्लान चले, तब हमें समझ में आया कि रीजनल इंबैलेंस इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट वर गेटिंग एसेंटेटेड। ठीक है, तो मतलब क्या है एसेंटेटेड, मतलब क्या है, एक्सेंटेटेड का मतलब ये होता है कि स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। क्या स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था कि आप जो तरीके से प्लानिंग कर रहे थे इनिशियल ईयर्स में, जो शुरुआत के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 5 ईयर प्लान्स रहे, तो उसमें क्लियरली ये विजिबल था कि जो रीजनल इंबैलेंस है ना, रीजनल इंबैलेंस इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट वर गेटिंग एसेंटेटेड। ठीक है, एसेंटेटेड का मतलब ये है कि आप देख पा रहे थे कि रीजनल इंबैलेंस है, स्पष्ट था वो आपके सामने। ठीक है, तो इसी के चलते क्या, इन ऑर्डर टू अरेस्ट द एसेंसेशन ऑफ रीजनल एंड सोशल डिस्पैरिटीज, मतलब ये रीजनल इंबैलेंस जो है, ठीक है, रीजनल और सोशल डिस्पैरिटीज जो आपको देखने को मिल रही है, आपको भेदभाव जो देखने को मिल रहा है, उसे खत्म करने के लिए, ठीक है, उसे खत्म करने के लिए द प्लानिंग कमीशन इंट्रोड्यूस टारगेट एरिया एंड टारगेट ग्रुप। प्लानिंग कमीशन जो आज रेस्ट इन पीस हो गए हैं, आज प्लानिंग कमीशन की जगह कौन है, नीति आयोग है। तो तभी इस इंबैलेंस को देखते हुए, ठीक है, प्लानिंग कमीशन ने टारगेट एरिया एंड टारगेट ग्रुप अप्रोच प्लानिंग में इंक्लूड करी। मतलब वही है ना कि आपकी मंजिल आपको दिख रही थी कि आपको ओवरऑल डेवलपमेंट करना है, लेकिन आपको ऐसा दिख रहा था कि इस रास्ते से जाएंगे तो मंजिल नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए प्लानिंग कमीशन जो था, प्लानिंग कमीशन ने अपनी प्लानिंग अप्रोच में ये फंडामेंटल चेंज ले आई। क्या फंडामेंटल चेंज ले आई, इन्होंने बोला प्लान चेंज, क्या कि अब हम टारगेट एरिया और टारगेट ग्रुप अप्रोच को अडॉप्ट करेंगे, ठीक है, टू द प्लानिंग प्रोसेस। ठीक है, प्लानिंग प्रोसेस में हम टारगेट एरिया टारगेट ग्रुप पे फोकस करेंगे। टारगेट एरिया टारगेट ग्रुप मतलब क्या है कि हम स्पेसिफिकली देखेंगे कि ये अगर हमारा ग्रुप है तो इस ग्रुप, ये अगर ग्रुप है ये पीछे रह गया है, ठीक है, इफ दिस ग्रुप इज बैकवर्ड, फॉर एग्जांपल जैसे ट्राइबल एरियाज में अगर देखेंगे कि कुछ ट्राइबल ग्रुप्स पीछे रह गए, तो फोकस किया जाए कि उस टारगेटेड ग्रुप के डेवलपमेंट के लिए प्लानिंग की जाए, उस टारगेटेड ग्रुप के लिए, जिसे अगर आप क्या देखेंगे कि प्लान्स बनाए जाए, पॉलिसीज बनाई जाए, स्ट्रेटेजी बनाई जाए। सिमिलरली इट गोज फॉर द एरियाज आल्सो, कि आप कंट्री में देखोगे कोई एरिया है वो पीछे रह गया, तो पर्टिकुलर एरिया पे आप टारगेट करोगे कि इसे कैसे डेवलप किया जाए। समझ में आया? तो वो अप्रोच फॉलो करना होगी। तो सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ प्रोग्राम्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ टारगेट एरिया आर, ठीक है, कौन कौन से हैं, तो सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ प्रोग्राम्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ टारगेट एरिया आर, ये सारे प्रोग्राम्स जैसे आपको देखने को मिलते हैं टारगेट एरिया प्रोग्राम्स हो गए। तो डिमांड एरिया डेवलपमेंट, कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, मतलब जहां पे रिक्वायर्ड है कि हाँ इसका डेवलपमेंट होना चाहिए, तो आप स्पेसिफिक एरिया के ऊपर कमांड देते हैं कि हाँ यहाँ का विकास हो। ठीक है, वैसे ही ड्रॉट प्रोन एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम जहां सूखा है, डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम जहां सूखा मतलब रेगिस्तान बंजर एरिया जो है वहां पे फोकस किया जाए। हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, हिल एरियाज में मोस्ट ऑफ द केसेस में ये देखने को मिलता है क्योंकि कनेक्टिविटी बेहतर नहीं होती है, तो वहां पे लो लेवल ऑफ डेवलपमेंट आपको देखने को मिलता है, तो उसका डेवलपमेंट कैसा हो उस चीज पे फोकस किया जाए। साथ ही साथ द स्मॉल फार्मर डेवलपमेंट एजेंसी, साफदा और माफदा जो है इस पे फोकस किया जाए। द स्मॉल फार्मर डेवलपमेंट एजेंसी, क्योंकि क्या है ये एक टारगेट ग्रुप हो गया है जो कि डिप्राइव्ड है, जहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा कि डेवलपमेंट के फ्रूट्स अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये जो पॉइंट है ना, इस पे फोकस करना कि प्लानिंग से शुरुआत में ऐसा नहीं कि हमारी प्लानिंग पूरी फेल थी, फुसड्डी थी, हमारी प्लानिंग से आपको क्या देखने को मिला, रिजल्ट्स भी मिले, लेकिन रिजल्ट्स कैसे मिले कि कहीं बहुत डेवलपमेंट हुआ, जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन आया, तो उत्तर प्रदेश, वेस्टर्न पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, खूब विकास हुआ, मतलब वहां पे आप कहोगे कि आपकी प्लानिंग निशाने पे तीर लगा। लेकिन कहीं कहीं पे क्या है, कहीं कहीं पे सूखा ही पड़ा हुआ था। बेसिकली सिंपल सी ऐसी चीज है, जिसे आपने क्या किया, सभी को दूध पिलाया, बढ़िया गाय का शुद्ध ताजा दूध पिलाया, अब किसी की डाइजेशन कैपेसिटी अच्छी थी तो उसने दूध को डाइजेस्ट किया, उसकी बॉडी को लगा, लेकिन किसी ने क्या किया, दूध पिया उल्टी कर दी। तो मतलब आपने तो अप्रोच सबके साथ में, मतलब बोलते ना, आपने सभी को एक जैसा ट्रीट किया, लेकिन किसी की समस्या कुछ और थी। तो इसी के चलते क्या है, जब ये इंबैलेंस को देखा, व्हेन द इंबैलेंसेस वर
एसिंटेटेड, ठीक है, इन दी प्लानिंग अप्रोच, तब प्लानिंग कमीशन ने टारगेट एरिया और टारगेट ग्रुप पे फोकस करना स्टार्ट किया। और उसके चलते जैसे अगर आप देखेंगे तो ये एग्जांपल्स हैं कुछ टारगेट एरिया या फिर कह सकते हैं टारगेट एरिया प्लानिंग के, जहां पे आप स्पेसिफिक प्रॉब्लम को देख के फिर संभालने की या सुलझाने का प्रयास करते हैं। समझ में आया? तो अब हम क्या करेंगे, सब्सिक्वेंट वीडियोस जो आपके आएंगे जैसे आप सब्सिक्वेंट वीडियो इन द 8th 5 ईयर प्लान, ठीक है, तो 8th 5 ईयर प्लान जैसे आप देखोगे तो 8th 5 ईयर प्लान 70s के आसपास का, ठीक है, तो इन द 8th 5 ईयर प्लान स्पेशल एरिया प्रोग्राम्स वर डिजाइन्ड टू डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर इन हिल एरियाज, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, ट्राइबल एरियाज एंड बैकवर्ड एरियाज, ठीक है। तो कुछ टारगेट एरिया प्लानिंग में जैसे अगर आप देखोगे हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, तो उसे हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ड्रॉट प्रोन एरियाज में भी स्पेसिफिक टारगेट किया गया, जैसे एग्जांपल है कि ड्रॉट प्रोन एरियाज में क्या विकास हुआ, तो क्या अप्रोच अडॉप्ट की गई। तो ड्रॉट प्रोन एरियाज कहां आ जाएंगे हमारे, ड्रॉट प्रोन एरियाज में जैसे राजस्थान वगैरह वहां से जुड़ा हुआ रीजन है। हिल एरियाज में क्या आ जाएंगे, हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड वाले रीजन आ जाएंगे। फिर केस स्टडी यहाँ पे बताया गया ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बारमोर, ठीक है, तो बारमोर कहां पे, ये हिमाचल प्रदेश का है, ये भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो सब्सिक्वेंटली आगे आने वाले वीडियोस में तीनों में एक एक करके नहीं पढ़ते हैं। समझ में आया? कॉन्सेप्ट फ्लो के साथ में समझते आना चाहिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन वी विल। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत, वेलकम टू सोशल स्कूल। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम अगेन एक रीजनल अप्रोच है प्लानिंग को लेकर। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कैसे टारगेट एरिया डेवलपमेंट की अगर बात की जाए, टारगेट एरिया प्लानिंग की बात की जाए, तो आप क्या कर रहे हैं, स्पेसिफिक एरिया को, वो बैकवर्ड एरिया हो सकता है, वो टारगेटेड ग्रुप हो सकता है, उस पर आपने फोकस करके उसके डेवलपमेंट के लिए अलग अलग पॉलिसीज, अलग अलग अप्रोचेस को अडॉप्ट किया था, प्लानिंग प्रोसेस को अडॉप्ट किया था। वैसे ही अगर आप देखेंगे तो हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम भी क्या है, टारगेट एरिया प्लानिंग का ही एक पार्ट है, जिसमें आप क्या देख रहे हैं, आप स्पेसिफिकली किसे टारगेट कर रहे हैं, हिली एरियाज को आप टारगेट कर रहे हैं, हिली एरियाज के डेवलपमेंट पे आप फोकस कर रहे हैं। सो दिस इज द क्रक्स ऑफ दिस टॉपिक, ठीक है। हेडिंग समझ में आई ना, कि हेडिंग जिसको समझ में आ जाएगी उसका आधा काम हो जाएगा। आई ऑलवेज यूज्ड टू से क्या, कि आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, टॉपिक पढ़ने से पहले, उसमें कूदने से पहले उसकी जो हेडिंग है आगे वाली, उस पे आपको कमांड पाना है। हेडिंग आपने पकड़ में कर ली, अपने बस में कर ली, तो आपको आगे की चीजें अपने आप समझ में आ जाएगी। समझे कि नहीं समझे, ठीक है। तो अगर हम जैसे यहां देखें क्या हिल एरिया, तो बेसिकली आप हिली एरियाज के डेवलपमेंट पर फोकस कर रहे हैं, वो हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। तो हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम्स वर इनिशिएटेड ड्यूरिंग द 5th 5 ईयर प्लान कवरिंग 15 डिस्ट्रिक्ट्स कंप्राइजिंग ऑल द हिली डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, प्रेजेंट उत्तराखंड, ठीक है, मिखरी हिल एंड नॉर्थ चचार हिल्स ऑफ असम, ठीक है, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। तो आप जैसे अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे सारे कौन से एरियाज हैं, उन सारे एरियाज की बात की जा रही है जो कहीं ना कहीं पहाड़ी क्षेत्र की कैटेगरी में आते हैं। तो बेसिकली जब आप हिल एरियाज के डेवलपमेंट पर फोकस करते हो तो वो हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम में आ जाएगा। समझ में आया? वही यहाँ पे इस टॉपिक में बताया गया कि अब आगे हम ये देखेंगे कि क्या किया गया, कैसे किया गया। बाकी जिसने हेडिंग को समझ लिया उसने समझ लिया कि किस प्लानिंग प्रोसेस, देखो प्लानिंग प्रोसेस जो रहेगी वो रीजनल प्लानिंग पे आप फोकस कर रहे हैं, ठीक है, रीजनल अप्रोच को अडॉप्ट लेके चल रहे हैं। क्या रीजन, किसी एक स्पेसिफिक रीजन को आप सेक्टोरल प्लानिंग पे फोकस नहीं कर रहे, आप रीजनल प्लानिंग पे फोकस कर रहे हैं। और रीजनल प्लानिंग में भी आपका टारगेट एरिया क्या है, टारगेट एरिया आपका रहेगा हिली एरियाज डेवलपमेंटल प्रोग्राम। समझ में आया ना, वो एसेंस है। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए, अनअकैडमी ऐप जरूर से डाउनलोड कीजिएगा, ठीक है, वहां पे आपको ढेर सारे फीचर्स मिल जाएंगे। यू कैन एक्सप्लोर ऑल दोस फीचर्स यूजिंग द कोड DIGRJ दिगराज। जैसे आप स्पेशल क्लास हो गया, नोट्स हो गए, कम्युनिटी पे से नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, स्कॉलरशिप एग्जाम्स होते हैं, इन सारी चीजों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। समझ में आया? चलो तो अब अगर आगे बढ़े तो दी नेशनल कमिटी, ठीक है, ये तो समझ में आएगी आपको हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या है। तो दी नेशनल कमिटी ऑन डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया इन 1981 रिकमेंडेड, ठीक है, यहां पे जैसे एक चीज समझोगे ना, यहाँ पे पॉइंट समझना, 5th 5 ईयर प्लान आई गेस 1974 से 78 के बीच की बात हो रही है। तो ये जो 5th 5 ईयर प्लान था उसमें समझ में आया क्या, कि हमने देखा हमें लगभग प्लानिंग करते करते 25 साल हो गए थे, 24-25 साल हो गए थे 5th 5 ईयर प्लान आते आते, तब हमें समझ में आया कि यार रीजनल इंबैलेंस है, उसी के साथ साथ ये टारगेटेड एरिया में हिली एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम पे फोकस किया जाना चाहिए, ठीक है। तब क्या होता है, जो नेशनल कमिटी थी ऑन डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया 1981, उसने रिकमेंड किया, क्या रिकमेंड किया कि आप हिली एरियाज को कैसे आइडेंटिफाई करोगे, किन जगह को बस पहाड़ देख के बोल दोगे क्या कि ये हिली एरिया जो है, तो उसको हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम में यहां की प्लानिंग प्रोसेस जो ना थी स्पेसिफिक अलग स्ट्रेटेजी, अलग प्लानिंग के हिसाब से काम होगा, नहीं। आप हिली एरियाज को आइडेंटिफाई कैसे करोगे, तो अकॉर्डिंग टू द नेशनल कमिटी ऑन डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया इन 1981 क्या क्राइटेरिया रखा गया, द हिल एरियाज इन द कंट्री हैविंग हाइट अबाउट 600 मीटर,
ठीक है, हिल एरियाज कंट्री के जो रहेंगे जिनकी हाइट 600 मीटर से ज्यादा होगी, ठीक है, तो द हिल एरियाज इन कंट्री हैविंग हाइट अबाउट 600 मीटर एंड नॉट कवर्ड अंडर ट्राइबल सब प्लान बी ट्रीटेड लाइक बैकवर्ड हिल एरियाज। ठीक है, मतलब वो सारे क्षेत्र जो ट्राइबल सब प्लान के अंडर में आ नहीं रहे हैं, अगर ट्राइबल सब प्लान के अंडर में आता तो अभी लास्ट में हम एग्जांपल पढ़ेंगे एक, ठीक है, तो वहां जैसे आप क्या देखेंगे, वहां पे जो ट्राइबल एरिया है, तो ट्राइबल एरिया में बेसिकली वो अलग रीजनल डेवलपमेंटल प्रोग्राम में चलेगा, जहां पे आप बैकवर्ड उसको ट्राइबल की कैटेगरी में कंसीडर कर रहे हैं, जैसे बारमोर का भी पढ़ेंगे हम, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में। बाकी जो ट्राइबल एरिया सब प्लान के अंडर में नहीं आ रहा है क्षेत्र और जिसका एलिवेशन 600 मीटर से ज्यादा है, ठीक है, तो वो सारे एरियाज आप डाल देंगे किसमें, वो सारे एरियाज डाल देंगे आप हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम में। ठीक है, तो द नेशनल कमिटी ऑन डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया इन 1981 रिकमेंडेड दैट ऑल द हिल एरियाज इन द कंट्री हैविंग हाइट अबव 600 मीटर एंड नॉट कवर्ड अंडर द ट्राइबल सब प्लान बी ट्रीटेड एज बैकवर्ड हिल एरियाज। ठीक है, उन्हें आप बैकवर्ड हिल एरियाज की तरह ट्रीट करेंगे, समझ में आया, उन्हें आप बैकवर्ड हिल एरियाज की तरह ट्रीट करेंगे। व्हाट स्टेप्स वर टेकन अंडर दिस, अब ट्रीट करेंगे तो कोई स्टिकर थोड़ी ना चिपका देंगे कि बैकवर्ड हिल एरिया है ये, वहां पे आप उसके लिए क्या करोगे, उसके डेवलपमेंट के लिए अलग ऐसे क्या प्लानिंग प्रोसेस को अडॉप्ट करोगे आप, तो वही चीज यहां पे बताई गई है कि स्टेप्स टेकन अंडर हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, आप एक डिटेल प्लान बनाएंगे, द डिटेल प्लान्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ हिल एरियाज वर ड्रॉन कीपिंग इन व्यू देयर टोपोग्राफिकल, इकोलॉजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस। तो आप क्या करेंगे, उस क्षेत्र की जिसे आपने क्या कर दिया, जिसे आपने बैकवर्ड हिल एरियाज की कैटेगरी में डाल दिया है, उस क्षेत्र को आप देखेंगे कि वहां की टोपोग्राफी कैसी है, ठीक है, किस तरह का स्ट्रक्चर है, वहां की इकोलॉजी कैसी है, वहां पे सोशल इकोनॉमिक कंडीशंस क्या है, और उसके अकॉर्डिंगली एक डिटेल प्लान बनाए जाएंगे डेवलपमेंट के लिए कि हाँ इस अप्रोच के साथ हम अडॉप्ट करेंगे, इस अप्रोच के साथ हम आगे बढ़ेंगे। दीज प्रोग्राम्स एम्ड एट हार्नेसिंग द इंडिजिनियस रिसोर्सेज ऑफ हिल एरियाज थ्रू डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, प्लांटेशन, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री, ठीक है, फॉरेस्ट्री एंड स्मॉल स्केल एंड विलेज इंडस्ट्री। तो बेसिकली ये जो प्रोग्राम्स होंगे, जो हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम होंगे, तो यहां पे आप क्या करेंगे, वहां के इंडिजिनियस लेवल पे, मतलब वहां के लोगों के इंडिजिनियस लेवल पे डेवलपमेंट पे फोकस करेंगे। कैसे, तो थ्रू प्लांटेशन, एग्रीकल्चर, जैसे अगर आप देख रहे हैं तो क्या असम वगैरह, दार्जिलिंग हिल्स जो है, तो वहां पे प्लांटेशन पे फोकस किया जाएगा, टी कल्टीवेशन वगैरह पे, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री, फॉरेस्ट्री, स्मॉल स्केल एंड विलेज इंडस्ट्री। अब मान लो क्या हिली एरियाज में, मान लो स्पेसिफिकली जैसे आप कहां चले जाएंगे, हिमाचल प्रदेश वगैरह वाले हिली एरियाज में जाएंगे, तो वहां पे जो कह सकते हैं कि वुलन वगैरह जो बनाए जाते हैं, तो उसके लिए डेडिकेटेड स्मॉल और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, जो विलेज बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं, वो ऑपरेट कर सकती है। तो पार्ट ऑफ प्रोग्राम क्या रहेगा कि उन एरियाज को स्पेशल इंपीटस दिया जाए, स्पेशल स्टेटस दिया जाए और उसके हिसाब से उनका डेवलपमेंट किया जाए। सो दिस वाज द स्टोरी अबाउट हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। वैसे ही एक और टारगेट एरिया क्या हो जाएगा आपका, ड्रॉट प्रोन एरिया जो रहता है, जहां पे सूखा है, तो सूखा कहां पे है, वहां पे क्या अप्रोच अडॉप्ट की जाएगी, क्या वहां पे भी सेम अप्रोच से काम हो जाएगा, नहीं। तो उसी तरह से क्या है कि आप क्या कर रहे हैं, आप रीजनल अप्रोच फॉलो कर रहे हैं, आप टारगेट एरिया अप्रोच को फॉलो करके चल रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करते हैं, ड्रॉट प्रोन एरिया के बारे में पढ़ते हैं। आई होप आपको यहां तक चीजें समझ में आई है। तब तक स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन, वी विल। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत, वेलकम टू सोशल स्कूल। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम के बारे में। ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम क्या होता है, बेसिकली उस चीज पे आपको फोकस करना है। पिछले वीडियो में जैसे आपने देखा कि हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम भी क्या होता है, एक टारगेट प्लानिंग का पार्ट होता है, टारगेट एरिया प्लानिंग का पार्ट होता है, जिसमें आप देख रहे हैं कि स्पेसिफिकली क्या समस्या है, हिल एरियाज में प्रॉब्लम है, तो आपने हिल एरियाज को टारगेट किया और वहां पे आपने रीजनल प्लानिंग पे फोकस किया, ठीक है। वैसे ही रीजनल प्लानिंग का एक और तरीका क्या है, ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम, उस एग्जाम्पल के कंटेक्स्ट से आपको समझाया जाएगा कि मतलब जो सूखा ग्रसित क्षेत्र है ना, मतलब जहां पे क्या है, सूखा पड़ा हुआ है, जहां पे पानी की कमी है, तो वो जो ड्रॉट प्रोन एरियाज होंगे, वहां पे किस तरह से आप क्या करेंगे, डेवलपमेंट लाएंगे, वो चीज पे यहां फोकस किया गया है। क्लियर हुआ? सो दिस प्रोग्राम वाज इनिशिएटेड ड्यूरिंग द 4th 5-year प्लान। अच्छा, ये बताने से पहले एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या है, टेलीग्राम चैनल आपको लिंक दिए डिस्क्रिप्शन में, वो आप ज्वाइन कर सकते हो वहां से। साथ ही साथ अनअकैडमी ऐप जरूर से डाउनलोड कीजिए, यहाँ पे आप मल्टीपल फीचर्स एक्सप्लोर कर सकते हैं यूजिंग द कोड DIGRAJ दिगराज, ठीक है। दिस कोड विल हेल्प यू अलॉट। जैसे आप स्पेशल क्लासेस अटेंड कर सकते हो, आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हो, आप बहुत सारे स्कॉलरशिप एग्जाम्स दे सकते हो, यू कैन गेट मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन टेकिंग एनी ऑफ द सब्सक्रिप्शन ऑन अनअकैडमी, ठीक है। तो अब अगर आगे बढ़े, तो अब आगे बढ़ते हैं, तो यहां पे देखो क्या है कि ये जो ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम है, इसमें फोकस क्या किया जा रहा है, तो इनिशिएटेड ड्यूरिंग द 4th 5-year प्लान।
फोर्थ 5 ईयर प्लान के टाइम पीरियड में ड्रॉट ये वाला प्रोग्राम स्टार्ट किया गया, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव जो था वो सिंपल था, ऑब्जेक्टिव था कि एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाए, एम्प्लॉयमेंट टू द पीपल इन ड्रॉट प्रोन एरियाज एंड क्रिएटिंग प्रोडक्टिव एसेट्स, ठीक है। ड्रॉट प्रोन एरिया में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया जाए, प्रोडक्टिव एसेट्स वगैरह को पे फोकस किया जाए। अब यहाँ पे ये स्टेटमेंट को समझो, एक तीर से दो निशाने लग रहे हैं। कैसे एक तीर से दो निशाने लग रहे हैं? बेसिकली आप देखेंगे ये जो टाइम पीरियड है फोर्थ 5 ईयर प्लान, आई गेस 1969 से 74 के टाइम पीरियड का, ठीक है। इस टाइम पीरियड में कोई बहुत ज्यादा आप देखेंगे तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं था, अनएम्प्लॉयमेंट था, तो अनएम्प्लॉयमेंट भी था और साथ ही साथ जो ड्रॉट प्रोन एरियाज हैं, ड्रॉट प्रोन एरियाज मतलब जहां सूखा पड़ने की संभावना रहती है, तो उन क्षेत्रों में क्या, उन क्षेत्रों में पानी की भी कमी थी, सारा सब कुछ था। तो ये सोचा गया कि लोगों से तालाब खुदवा लो, काम मिल जाएगा कि तालाब खोद रहे हैं। दूसरी चीज क्या होगा, उस तालाब में पानी आएगा तो उस पानी का इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। तो ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम में फोकस किया गया कि आप एम्प्लॉयमेंट भी देंगे, साथ ही साथ ड्रॉट प्रोन एरिया में क्या है, प्रोडक्टिव एसेट्स क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्टिव पे फोकस किया गया, इस ऑब्जेक्टिव के साथ में ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम स्टार्ट किए गए। काम क्या किया गया, तालाब बनवाए होंगे। देखो तो काम कैसे किए गए थे बेसिकली, दिस प्रोग्राम लेड एम्फेसिस ऑन दी कंस्ट्रक्शन ऑफ लेबर इंटेंसिव सिविल वर्क्स। इनिशियली तो यही किया गया कि लेबर इंटेंसिव सिविल वर्क्स जो होंगे, मतलब जो लेबर से जुड़ा हुआ काम होगा ना, वो काम करवाया जाएगा। तो इनिशियली दिस प्रोग्राम लेड एम्फेसिस ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ लेबर इंटेंसिव सिविल वर्क्स, ठीक है। तो मजदूर से जुड़ा हुआ काम जो है, मतलब वही वाली बात है जैसे तालाब खुदवाना, इन सारी चीजों पे फोकस किया गया है कि हाँ एम्प्लॉयमेंट देते जाओ और वहां से कहीं ना कहीं क्या होगा, ड्रॉट प्रोन एरियाज जो है तो उसमें भी हम क्या कर लेंगे, कुछ प्रोडक्टिव क्रिएट कर लेंगे वहां पे। लेकिन बाद में समझ में आया, बट लेटर ऑन इट एम्फसाइज ऑन इरिगेशन प्रोजेक्ट्स एंड लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। तो बाद में जैसे कैनल सिस्टम वगैरह प्रॉपर्ली डेवलप किए गए, ठीक है। लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में जमीन ऐसा भी देखा गया कि ड्रॉट प्रोन एरिया है तो उसको जरूरी है कि तालाब खोद के बस पानी लाके खत्म कर दोगे समस्या, ठीक है। वो लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम पे फोकस किया गया। अफॉरेस्टेशन, ग्रासलैंड डेवलपमेंट, पेड़ लगा दो, उससे भी आप क्या है, वहां का सूखापन जो है वो खत्म कर सकते हो। समझ में आ रही है चीजें? तो अफॉरेस्टेशन, ग्रासलैंड डेवलपमेंट एंड क्रिएशन ऑफ बेसिक रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज इलेक्ट्रिसिटी, रोड्स, मार्केट, क्रेडिट एंड सर्विसेज, ठीक है। इन सारी चीजों पे फोकस किया गया, इन सारी चीजों पे फोकस किया गया अंडर द ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम। इज दैट क्लियर? क्या ये कहानी समझ में आई आपको? तो ये सारा कार्यक्रम हुआ, ये सारा कार्यक्रम हुआ। अब अगर आगे बढ़े तो ये जो हमारी नेशनल कमिटी ऑन डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज है, जिसने हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम पे भी अपनी रिपोर्ट निकाली थी 1981 में, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा, ठीक है। तो द नेशनल कमिटी ऑन डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया reviewed the performance of these program. It has been observed. अब जब क्या है, ये ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम को रिव्यू किया गया कि क्या इससे रिजल्ट भी मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो जो नेशनल कमिटी ऑन डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज थी उसने क्या रिपोर्ट दी है, इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट दिस प्रोग्राम इज लार्जली कन्फाइंड टू द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स विथ मेजर फोकस ऑन रिस्टोरेशन ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस, ठीक है। क्या हुआ ये, इट हैज बीन ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व किया गया बेसिकली, इसमें ऑब्जर्व ये किया गया कि जो ये ड्रॉट प्रोन एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम है, तो ये एग्रीकल्चर सेक्टर पे बहुत ज्यादा एम्फसाइज कर रहे थे। कैसे एग्रीकल्चर सेक्टर पे एम्फसाइज कर रहे थे कि आप एग्रीकल्चर और सैटेलाइट सेक्टर्स जो है, तो जब आप क्या करेंगे, वहां पे सूखा खत्म करेंगे तो खेती होगी, ठीक है। खेती होगी तो आप एक तरह से क्या कर रहे हैं, वहां का एग्रीकल्चर वो वहां का जो इकोलॉजिकल बैलेंस है उसको रिस्टोर कर पाओगे, फाइन। तो इस तरह से ये ऑब्जर्व किया गया कि अधिकतर ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम जो है तो एम्प्लॉयमेंट की समस्या खत्म करे, वो अलग जगह है, ठीक है। वो जो मेन फोकस है उनका एग्रीकल्चर सेक्टर पे, और एग्रीकल्चर सेक्टर पे फोकस करके वो वहां का इकोलॉजिकल बैलेंस जो उसको रिस्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं। जब खेती होगी तो दिखती बात है कि वहां पे क्या है, फ्लोरा लाइफ जो है वो फ्लरिश होगी। क्लियर हुआ? सीइंग ग्रोइंग पॉपुलेशन प्रेशर इज फोर्सिंग द सोसाइटी, ठीक है। उसी के साथ साथ जैसे और भी इससे एसोसिएटेड प्रोग्राम्स आप देखो तो वाटरशेड डेवलपमेंट वगैरह इन सारी चीजों पे ही फोकस किया जा रहा था, ठीक है। तो सिंस ग्रोइंग पॉपुलेशन प्रेशर इज forcing the society to utilize the marginal lands for agriculture and thereby causing ecological degradation, there is need to create alternative employment opportunities in drought prone areas. ये पॉइंट समझो। अब क्या है कि जमीन सीमित संसाधनों में से एक है, मतलब ऐसा नहीं कि आप मंत्र पढ़ोगे जमीन बढ़ जाएगी बहुत ज्यादा आपके पास, ठीक है। वो आपके पास में क्या लिमिटेड रिसोर्स है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, मान ही नहीं रहे लोग, तो इसके चलते क्या हो रहा है, इसके चलते ये हो रहा है कि since the growing population pressure is forcing the society to utilize the marginal lands, तो जो जमीन थोड़ी बहुत भी बची है उसको भी किसमें कन्वर्ट करने का कोशिश किया जाता है, एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं आप। अब एग्रीकल्चर लैंड में आप कन्वर्ट तो कर लोगे, लेकिन दिक्कत है उससे होता क्या है कि जब आप एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट करते हो तो नो डाउट आप ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम में फोकस कर रहे हैं कि इकोलॉजिकल बैलेंस क्रिएट करोगे, लेकिन जब एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर पे फोकस किया जाता है तो उससे क्या होता है, लैंड डिग्रेडेशन, इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन, ठीक है। और इसी के चलते आप सवाल ये आता है कि ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम में आप सभी को एग्रीकल्चर सेक्टर में मत एंगेज करो। पॉइंट समझ में आ रहा है? देखो कि
नेशनल कमिटी ऑन डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज ने अपना ऑब्जर्वेशन क्या दिया कि ये जो ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम है दे आर फोकसिंग मोर ऑन एग्रीकल्चर। ठीक है, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। अब डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के थ्रू वो क्या कर रहे हैं कि वहां का सूखा खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन जब आप क्या कर रहे हो, जब बढ़ती पॉपुलेशन और सभी एग्रीकल्चर सेक्टर में एंगेज होने की कोशिश करने लगेंगे तो उसके चलते ये होगा। इसीलिए आप देखते हो ना, इसी के चलते क्या होता है कि ये बात की जाती है कि प्राइमरी सेक्टर के अलावा भी हमें क्या करना होगा, सेकेंडरी टर्शियरी सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना होगा, क्योंकि लैंड एज ए रिसोर्स लिमिटेड होती है, उस पर आप इंटेंस प्रेशर क्रिएट करोगे तो दैट विल लीड टू इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन। ठीक है, तो देयरफॉर देयर इज अ नीड टू क्रिएट अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन ड्रॉट प्रोन एरियाज। द रिस्टोरेशन ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस बिटवीन वाटर, सॉइल, प्लांट एंड ह्यूमन and animal population should be a basic consideration in the strategy of development of drought prone area। ठीक है, तो क्या है, आपको बेसिक स्ट्रेटेजी किस पे फोकस करना होगा कि आप एक तरह से इकोलॉजिकल बैलेंस बनाए वाटर, सॉइल, प्लांट और ह्यूमन और एनिमल, इन सब के बीच में। ठीक है, तो एंड एनिमल पॉपुलेशन शुड बी a basic consideration in the strategy of development of drought prone areas। क्लियर हो रहा है? तो एक कह सकते हैं एक सिंक्रोनाइजेशन आपको देखने को, एक सिंक्रोनाइजेशन पे आपको फोकस करना चाहिए जहां से आप क्या कर सको, इन ड्रॉट प्रोन एरियाज का प्रॉपर डेवलपमेंट करवा सको। इज दैट क्लियर? क्या ये समझ में आया? ठीक है, अब अगर देखा जाए तो कंट्री में जो ड्रॉट प्रोन एरियाज आइडेंटिफाई किए गए, देखो मैं आपको हर एक टॉपिक पे ऐसी हेडिंग बना देता हूं छोटी सी कि अगर क्वेश्चन आता है व्हाट आर द मेजर ड्रॉट प्रोन एरियाज इन द कंट्री, तो अब ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम में आपने देख लिया क्या फोकस किया जा रहा है, किस तरह से वाटरशेड मैनेजमेंट हो गया, अफॉरेस्टेशन हो गया, इन सारी चीजों पे फोकस करके आप क्या कर रहे हो, वहां पे सुधार का प्रयास कर रहे हो। लेकिन आपसे बेसिकली पूछा इतना है कि कहां है ड्रॉट प्रोन एरिया, तो आप क्या बताएंगे? द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया 1967 में 67 डिस्ट्रिक्ट्स को आइडेंटिफाई करती है, ठीक है, एंटायरली और पार्शियली ऑफ द कंट्री एज ड्रॉट प्रोन। ठीक है, तो यहां पे क्या होता है कि 67 डिस्ट्रिक्ट्स को आइडेंटिफाई किया गया था 1967 में। ठीक है, 67 ऐसे ध्यान रह जाएगा। लेकिन उसके बाद में आप देखेंगे तो जो इरिगेशन कमीशन बनाया गया था 72 में, 1972 में, तो उसने क्राइटेरिया इंट्रोड्यूस कर दिया 30% इरिगेटेड एरिया का। अगर किसी डिस्ट्रिक्ट में, अगर किसी रीजन में 30% या 30% से ऊपर का कह सकते हैं एरिया जो इरिगेटेड है तो वो ड्रॉट प्रोन नहीं रहेगा। 30% से नीचे अगर किसी भी एरिया को अगर आप देखेंगे क्या है कि किसी भी एरिया को आप इरिगेटेड एरिया नहीं है 30% से कम या ज्यादा, तो वो किसकी कैटेगरी में आ जाएगा? वो आ जाएगा ड्रॉट प्रोन एरिया की कैटेगरी में। पॉइंट समझ में आया मेरा? यहाँ पे क्या पॉइंट है? तो इरिगेशन कमीशन ने 1972 में क्लियर कर दिया कि 30% इरिगेटेड एरिया एक बेंचमार्क रख दिया, ठीक है, एंड डिमार्केटेड द ड्रॉट प्रोन एरिया थ्रू आउट द कंट्री। सो ब्रॉडली द ड्रॉट प्रोन एरिया इन इंडिया स्प्रेड ओवर, अब कहां कहां आपको ड्रॉट प्रोन एरिया देखने को मिल जाएगा? तो सेमी एरिड एंड एरिड ट्रैक्ट्स ऑफ राजस्थान, गुजरात, ठीक है, वेस्टर्न मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, ठीक है, मराठवाड़ा रीजन ऑफ महाराष्ट्र, रायलसीमा एंड तेलंगाना प्लेटू ऑफ आंध्र प्रदेश, कर्नाटक प्लेटू एंड हाईलैंड्स एंड द इंटीरियर पार्ट ऑफ तमिलनाडु। जैसे अगर आप देखेंगे तो ये वाला पार्ट कौन सा हो जाएगा? तो ये वेस्टर्न घाट जो है हमारा, वेस्टर्न घाट के बाद वाला ये वाला रीजन, इधर ऊपर वेस्ट बंगाल बोल रहा हूँ, वेस्ट राजस्थान वगैरह, ठीक है, थोड़ा सा मालवा प्लेटू वाला रीजन हो जाएगा मध्य प्रदेश का। उसके बाद में मराठवाड़ा ऑफ महाराष्ट्र में ये इधर आ जाएगा। तो ये पूरा रीजन जो है बेल्ट, ये पूरा कंट्री का जो बेल्ट है आपको देखने को मिलेगा, इसे उन्होंने ड्रॉट प्रोन रीजन की तरह आइडेंटिफाई कर लिया। द ड्रॉट प्रोन एरिया ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड नॉर्थ राजस्थान, ठीक है, तो अब ड्रॉट प्रोन एरिया पंजाब में भी सूखा है, राजस्थान में भी है, नॉर्थ राजस्थान मतलब नदर्न पार्ट जो राजस्थान का वहां की बात कर रहे हैं, वहां पे भी आपको सूखा देखने को मिलेगा। लेकिन यहां जो कह सकते हैं ना, यहाँ का सूखा खत्म कर दिया जा चुका है लार्जली। कैसे? तो द ड्रॉट प्रोन एरिया ऑफ पंजाब, हरियाणा, नॉर्थ राजस्थान आर लार्जली प्रोटेक्टेड ड्यू टू द स्प्रेड ऑफ इरिगेशन इन दीस रीजन्स। ठीक है, इन क्षेत्रों में जैसे जैसे इरिगेशन का स्प्रेड हुआ है तो उसके चलते क्या है, वो समस्याएं समाप्त सी लग रही है। ठीक है, समाप्त सी होते लग रही है कि हाँ प्रॉब्लम खत्म हो गई है। सो दिस वाज द स्टोरी अबाउट प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट में ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम के बारे में। अब जैसे अगर आप देख रहे हैं ना कि कहीं कहीं सूखा खत्म हो गया, या फिर आप जैसे देखेंगे क्या मतलब ये सूखा खत्म हो गया, कैसे खत्म हुआ, तो ये वाला जो पार्ट है लास्ट में आपको इंदिरा गांधी कैनल के फॉर्म में केस स्टडी में जानने को मिलेगा। ये जो लास्ट वाली बात करें ना कि यहाँ कैसे उन्होंने मतलब प्रोटेक्ट किया इस एरिया को। फाइन, अब नेक्स्ट वीडियो में हम बारमोर वाली एक कहानी पढ़ेंगे जिसमें हम क्या देखेंगे, बेसिकली कैसे एक और टारगेट एरिया प्रोग्राम में आप ट्राइबल एरियाज को आइडेंटिफाई कर कैसे डेवलपमेंट होता है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। आई होप आपको यहां तक चीजें समझ में आई है, यू पीपल एंजॉयड इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन, वी विल। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत, वेलकम टू सोशल स्कूल। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन भरमौर रीजन।
अब यहां पे आपको बेसिकली वो टारगेट एरिया प्लानिंग की जो हम बात कर रहे हैं तो वहां पे स्पेसिफिक बताया गया है कि जो ट्राइबल एरिया है, ठीक है, आईटीडीपी कहा जाता है नॉर्मली शॉर्ट फॉर्म में, तो इंटीग्रेटेड ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की हम एक केस स्टडी लेने वाले हैं भरमौर रीजन की। भरमौर रीजन कहां पे, तो भरमौर रीजन जो है आपका ये है भरमौर रीजन हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। तो यहां पे भरमौर ट्राइबल एरिया कंप्राइजेस भरमौर एंड होली तहसील्स ऑफ चंबा डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो यहां पे मैं पहले आपको पूरी सिचुएशन बता देता हूं, जियोग्राफिकली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली क्या स्थिति है उस भरमौर रीजन की, ठीक है। भरमौर रीजन, भरमौर ट्राइबल एरिया जो से ट्राइबल एरिया कैसे वो कर दिया गया आइडेंटिफाई, और फिर उसके बाद में ट्राइबल एरिया आइडेंटिफाई करने के बाद में क्या इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वाली पॉलिसी अडॉप्ट की गई है, ठीक है, क्या इंटीग्रेटेड ट्राइबल एरिया वाली पॉलिसी अडॉप्ट की गई है, वो सारी चीजें हम क्या करेंगे इस वीडियो में आराम से इत्मीनान से पढ़ते चलेंगे। देखो तो बेसिकली यहां पे क्या है, भरमौर ट्राइबल एरिया कंप्राइजेस भरमौर एंड होली तहसील ऑफ चंबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो ये भरमौर रीजन जो है, तो भरमौर ट्राइबल एरिया कंप्राइजेस भरमौर एंड होली तहसील, ठीक है। आप जैसे ये चंबा डिस्ट्रिक्ट देखोगे हिमाचल प्रदेश का, यहां आपको हिमाचल प्रदेश मिलेगा कंट्री के मैप पे, यहां जाओगे तो ये चंबा डिस्ट्रिक्ट है। चंबा डिस्ट्रिक्ट में भी क्या है, चंबा डिस्ट्रिक्ट में भी अलग अलग तहसील है, तो जो चंबा डिस्ट्रिक्ट में आपको दो तहसील मिल रही है, भरमौर और होली तहसील, ठीक है। तो ये भरमौर और होली तहसील जो है, इधर आ जाओ, ठीक है, यहां नीचे जैसे अगर देखोगे आप तो ये वाला जो पार्ट है ये पूरा, ठीक है, ये स्टेट का ये वाला पार्ट जो है भरमौर और ये होली एरिया ये हो गया, ठीक है, भरमौर एरिया इधर ये हो गया, तो ये वाला जो पार्ट है पूरा ये आपका मतलब भरमौर ट्राइबल रीजन कहलाएगा। फाइन, देख लो बहुत स्पेसिफिकली, मतलब इतना मैप पे नहीं आएगा लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं कि ये जो हिमाचल प्रदेश का मैप है उसमें भी क्या है, सदर्न साइड में जाओ थोड़ा सा, सदर्न साइड में भी क्या है, एकदम सदर्न पार्ट पे ये भरमौर रीजन आ गया आपका, ठीक है। तो इट इज नोटिफाइड ट्राइबल एरिया सिंस नवंबर 21, 1975, 1975 से इसको एक ट्राइबल एरिया की तरह आइडेंटिफाई कर लिया गया। अब ट्राइबल एरिया तो कोई ट्राइब रहती होगी वहां पे, तो भरमौर इज इनहेबिटेड बाय गद्दी ट्राइब्स, ठीक है, गद्दी ट्राइब्स। किसी ने क्लास 9 में बहुत अच्छे से चैप्टर्स पढ़े थे, बहुत अच्छे से अगर चैप्टर्स पढ़ेंगे तो आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा पैस्टोरलिस्ट वाला, पैस्टोरलिज्म वाला, ठीक है। तो उस चैप्टर में आपने अलग अलग ट्राइब्स के बारे में पढ़ते हैं, गुज्जर बकरवाल्स के बारे में पढ़ते हैं, गद्दी ट्राइब्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो वहीं से यहाँ पे ये ट्राइबल कम्युनिटी आपको निकल के आती है, कौन सी, गद्दी ट्राइब्स। तो भरमौर इज इनहेबिटेड बाय गद्दी, अ ट्राइबल कम्युनिटी हु हैव मेंटेन्ड अ डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी इन द हिमालयन रीजन्स एज दे प्रैक्टिस्ड ट्रांसह्यूमन्स एंड कन्वर्ज थ्रू गडाली डायलेक्ट, ठीक है। तो यहां पे आपको पॉइंट ध्यान रखना होगा क्या, कि ये जो रीजन है भरमौर रीजन, यहां पर आपको गद्दी ट्राइब्स देखने को मिलेंगे, और ये जो गद्दी ट्राइब्स हैं ये कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, तो गद्दी ट्राइब्स जो हैं ये कन्वर्सेशन करते हैं गडाली लैंग्वेज में, गडाली डायलेक्ट में कन्वर्सेशन करते हैं, और ये ट्रांसह्यूमेंस को प्रैक्टिस करते हैं। ट्रांसह्यूमेंस मतलब क्या है, ट्रांसह्यूमेंस बेसिकली ऐसा होता है कि पहाड़ों पे चढ़ना, पहाड़ों से उतरना, ये वाला जो काम रहता है ना, ये ट्रांसह्यूमेंस रहता है। फाइन, तो कुछ ट्राइब जो रहते हैं वो क्या रहते हैं, जैसे नोमैड्स रहते हैं। अब राजस्थान की बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटीज जो है तो वो क्या करती हैं, वो दे आर कंटिन्यूअसली ऑन मूव, ठीक है, वो घूमते रहते हैं अपनी गाडर बकरी इनके साथ में। वैसे यहाँ पे आपको जो ट्राइब्स देखने को मिल रही है, गद्दी ट्राइब्स हो गई, गुज्जर बकरवाल्स हो गए, तो ये ऐसी ट्राइबल कम्युनिटीज हैं जो क्या प्रैक्टिस करती है, ट्रांसह्यूमेंस को प्रैक्टिस करती है, मतलब पहाड़ों पे चढ़ना, पहाड़ों पे उतरना, इस चीज को प्रैक्टिस करते हैं ये, ठीक है। अब ये सर पहाड़ों पे चढ़ते उतरते थकते नहीं है, बेसिकली इनकी इकोनॉमी ही उसके अराउंड रिवॉल्व करती है। कैसे कि सर्दियों में जब ऊपर पहाड़ों पे बहुत ज्यादा ठंड हो जाती है तो नीचे उतर आते हैं, ठीक है। जब नीचे बहुत ज्यादा मतलब ऐसे क्या रहते हैं कि जब गर्मियों में ऊपर की जो एरिया है वहां से बर्फ हट जाती है तो ये लोग कहां चले जाते हैं, ये लोग ऊपर चले जाते हैं। तो इस तरह से ट्रांसह्यूमेंस को प्रैक्टिस करते हैं। समझ में आया? तो बेसिकली ये आपको एक इंट्रोडक्शन मिल गया है। तो भरमौर ट्राइबल रीजन हैज हार्श क्लाइमेट कंडीशंस, लो रिसोर्स बेस एंड फ्रेजाइल इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट क्या है, चट्टाने हैं वहां पे, पथरीला इलाका है, पूरा पहाड़ी क्षेत्र है, तो इन्वायरमेंट बहुत फ्रेजाइल है वहां का, ठीक है। रिसोर्स बेस उतना ज्यादा है नहीं, तो लोग क्या इस तरह से भेड़ बकरी पालते हैं, तो वुलन थोड़ा बहुत जो रहता है उसके थ्रू सस्टेनेंस देखने को मिलता है। दीज फैक्टर्स हैव इन्फ्लुएंस्ड द सोसाइटी एंड इकोनॉमी ऑफ द रीजन। और यही जो फैक्टर्स हैं इन्होंने कहीं ना कहीं क्या करके रखा है, वहां का जो पूरा समाज है, ठीक है, उसको क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है। तो ये वाली कहानी जो है, ये वाली कहानी बेसिकली आपको ध्यान रखना है, ये आपको एक सोसाइटल पर्सपेक्टिव मिल गया कि किस तरह की सोसाइटी वहां पे, ज्योग्राफिकल कंडीशन क्या है, गडाली लैंग्वेज बोली जाती है, गड्डी ट्राइब्स वहां रहते हैं, देखने को मिलते हैं आपको, ठीक है। एनवायरमेंट जो है तो रिसोर्स बेस कम है, फ्रेजाइल एनवायरमेंट है, ये सारी समस्याएं आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। भरमौर ट्राइबल एरिया कंप्राइजेस ऑफ होली तहसील एंड चंबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ये पूरी कहानी हो गई यहां तक। फाइन, अब आगे बढ़ते हैं। अगर तो आगे अगली चीज क्या है, अगली चीज ये देखो, तो ये आपको मैप दिया गया है, उसका बुक में दिया गया है पूरा, तो आपको समझ में आएगा। एक खानी एरिया है, होली एरिया है, ठीक है,
कुगती एरिया है। तो ये 2-3 एरिया यहाँ से रिवर, जैसे अगर आप देखोगे तो रावी रिवर जो है मेन, ठीक है, रावी रिवर यहाँ से बहते हुए जाती, फिर रावी रिवर वही जाके कहाँ मिलेगी, रावी रिवर आपको जाके इंडस में मिलते हुए देखने को मिलेगी। क्लियर हुआ? तो अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस the total population of Varmor subdivision was 39,113, that is 21% पर स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, तो टोटल पॉपुलेशन कितनी है? 21% पर स्क्वायर किलोमीटर। जैसे अगर आप देखोगे तो क्योंकि पॉपुलेशन कम है ना, तो पॉपुलेशन डेंसिटी आपको कम देखने को मिल जाएगी वहां पे। ठीक है, पॉपुलेशन कम देखने को मिलेगी। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इकोनॉमिकल एंड सोशली बैकवर्ड एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की अगर बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश का सबसे पिछड़े हुए क्षेत्र में आता है भरमौर रीजन आपका। ठीक है, हिस्टोरिकली द गद्दीज हैव एक्सपीरियंस्ड जियोग्राफिकल एंड पॉलिटिकल आइसोलेशन एंड सोशियो इकोनॉमिक डिप्रेवेशन। अब क्या हो रहा है कि सोसाइटी, इसको आप ट्राइबल एरिया की कैटेगरी में डाल रहे हो, तो ट्राइबल मतलब इसको आप इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की कैटेगरी में डाल रहे हो, तो सोसाइटी जो रही है ना वो बेसिकली आइसोलेटेड रही है एक लंबे समय तक। यहाँ के जो लोग रहे हैं, जैसे गद्दी ट्राइब्स वगैरह जो रहे, तो वो लंबे समय तक क्या रहे हैं? एक्सक्लूडेड रहा है। ठीक है, वो लोग एक्सक्लूडेड रहे हैं, तो उसके चलते क्या है, उसके चलते आपको ये देखने को मिलेगा कि ज्योग्राफिकली और पॉलिटिकली एक आइसोलेशन, सोशियो इकोनॉमिक डेप्रिवेशन जो है यहाँ के लोगों ने फेस किया है। द इकोनॉमी इज लार्जली बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज सच एज शिप एंड गोट रियरिंग। ठीक है, यहाँ की जो इकोनॉमी है, तो इकोनॉमी जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर पर, ठीक है, इज बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज सच एज शिप एंड गोट रियरिंग। ठीक है, शिप और गोट रियरिंग में ये एम्फेसाइज करते हैं बेसिकली ज्यादा। फाइन, और क्योंकि दूसरा सोर्स ऑफ इनकम जो है यहाँ पे लोगों का है नहीं, दूसरा सोर्स ऑफ इनकम जो यहाँ पे लोगों का है नहीं। तो दिस इज द स्टोरी। अब आगे बढ़े अगर तो द डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब डेवलपमेंट प्रोग्राम को अगर आप समझते हो आगे, तो द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल एरिया ऑफ भरमौर स्टार्टेड इन 1970s व्हेन गद्दीज वर इंक्लूडेड अमंग शेड्यूल्ड ट्राइब। ठीक है, तो ये जो डेवलपमेंट प्रोग्राम की हम बात करें, तो डेवलपमेंट प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ? ठीक है, किसका डेवलपमेंट प्रोग्राम? इस पूरे रीजन का, जब आपने वहां पे गद्दीज को शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दे दिया। शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, जैसे अगर आप देखते हैं तो ये शब्द आप सुनते आए बचपन से ही। तो शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट को जब नोटिफाइड शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट रहता है, तो वो बहुत सारे गवर्नमेंट के वो बेनिफिट्स को एंजॉय कर रहे होते हैं। गवर्नमेंट की पॉलिसी जो रहती है टारगेटेड हो जाती है। तो उसी तरह से क्या होता है कि ये जो भरमौर रीजन है, इसका डेवलपमेंट स्टार्ट कब होता है? डेवलपमेंट प्रोग्राम की अगर बात करें तो स्टार्टेड इन 1970s व्हेन द गद्दीज वर इंक्लूडेड इन शेड्यूल ट्राइब। अब जहां गद्दी रह रहे हैं तो उस एरिया को ट्राइबल एरिया डिक्लेयर कर देंगे जब गद्दीज को आपने शेड्यूल ट्राइब बना दिया है तो। ठीक है, तो अंडर द फिफ्थ फाइव ईयर प्लान द ट्राइबल सब प्लान वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1974 एंड द भरमौर वाज designated as one of the 5 integrated tribal development projects ITDP in हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश में जो 5 अलग अलग क्या है, इस तरह से ट्राइबल एरियाज को डेजिग्नेट करके वहां पे इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया था। तो उसी में क्या है, उसी में जैसे अगर आप देखोगे तो उसी में भरमौर रीजन को भी आइडेंटिफाई किया गया और वहां पे आपको ये काम देखने को, मतलब डेवलपमेंट प्रोसेस जो है इस रीजन का वो स्टार्ट हो जाता है। दिस एरिया, ठीक है, दिस एरिया डेवलपमेंट प्लान वाज एम्ड एट इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द गद्दी and narrowing the gap in the level of development between Bharmor and other areas of हिमाचल प्रदेश। फाइन, तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे बताया गया है क्या कि ये जो एरिया है, ठीक है, दिस एरिया डेवलपमेंट प्लान वाज एम्ड एट इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। बेसिकली यहाँ पे क्या होगा कि जो आपके गद्दी ट्राइब देखने को मिल रहे हैं, तो दे वर लिविंग इन अ हार्श इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिचुएशन। ठीक है, ज्योग्राफिकली उन्हें बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता था, तो उनके स्टैंडर्ड को थोड़ा इंप्रूव किया जाए। अब मतलब वही है ना कि आप करोगे क्या सर, बड़े बड़े नाम तो बता दिया आपने, इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इस तरह से, ठीक है, लेकिन होगा क्या? तो बेसिकली फोकस ये किया जाएगा कि उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है उसे इंप्रूव किया जाए। ठीक है, गैप इन द लेवल ऑफ डेवलपमेंट बिटवीन, ठीक है, भरमौर एंड अदर एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश। अब जैसे मनाली चले जाओगे तो वहां आपको सब मिल जाएगा लगभग, ठीक है, लेकिन क्या हो रहा है भरमौर रीजन में, जिससे अगर आप देखोगे तो यहां आपको उतने बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। तो जो गैप था ना, रीजनल डिस्पैरिटी विद इन द रीजन, समझ में आ रहा है कि एक ही रीजन है ना हिमाचल प्रदेश का, तो जैसे देखा जाए, लेकिन उस एक ही रीजन के अंदर रीजनल डिस्पैरिटीज है, लेवल ऑफ डेवलपमेंट छोटा नीचे ऊपर पीछे। ठीक है, तो उसको कम किया जाए, उस पर फोकस किया, मतलब उस चीज को कम किया जाए, उस चीज पे फोकस किया गया। फाइन, अगली चीज क्या है? दिस प्लान लेड द हाईएस्ट प्रायोरिटी ऑन डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशंस, ठीक है, एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज एंड सोशल एंड कम्युनिटी सर्विसेज। ठीक है, तो इन सारी चीजों पे फोकस किया गया, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन को इंप्रूव किया जाए, एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज को इंप्रूव किया जाए, सोशल एंड कम्युनिटी सर्विसेज को इंक्लूड किया जाए। तो इन सारी चीजों को बेसिकली फोकस में रख के काम करना स्टार्ट किया, फोकस में रख के काम करना स्टार्ट किया। तो अब जब काम किया गया तो उस काम का परिणाम क्या मिला, ये सवाल बनता है। तो द इंपैक्ट ऑफ इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन भरमौर, ठीक है, भरमौर में क्या इंपैक्ट निकल के आया जो आपने इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चलाया, तो उसका इंपैक्ट ये निकल के आया कि द मोस्ट सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ ट्राइबल सब प्लान इन भरमौर रीजन is the development of infrastructure in terms of school, healthcare facilities,
पोर्टेबल वाटर, रोड कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी चीजें वहां पर आपको देखने को मिली वंस द इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट स्टार्टेड वर्किंग इन भारमोर रीजन। जब आपको वही वाला ना कि इंपैक्ट क्या हुआ आपके एफर्ट्स का, तो एफर्ट्स का इंपैक्ट आपको यहां ये देखने को मिला, ठीक है। द विलेजेस लोकेटेड अलोंग द रिवर रावी एंड होली एंड कानी एरिया आर द मेन बेनिफिशियरीज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। लेकिन मोस्ट ऑफ द केस में आपको क्या देखने को मिला कि जो ये जो होली और कानी एरिया में, ठीक है, जो रिवर रावी के आसपास के विलेजेस हैं, देखो एक चीज मैं आपको बताता हूं, ह्यूमन सिविलाइजेशन को आप उठा के देखोगे ना तो आपको एक चीज बहुत क्लियरली आइडेंटिफाई होगी कि जहां पानी होता है पहले विकास वहां होता है, ठीक है, क्योंकि लाइफ फॉर्म, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज सब कुछ पानी से जुड़ी हुई है। और इसी कारण से जब आप देखोगे, क्या इसी कारण से जब आप मूवीज को उठा के देखते हो अलग अलग, जैसे आप मोहनजोदाड़ो को देखोगे तो आपको क्या देखने को मिलता है कि वो एक जगह से नस्तानाबूत होते देखते कि नदी में बाढ़ आई है, उसी कारण से पूरा उनकी सिविलाइजेशन खत्म हो गई, लेकिन फिर भी वो आके बसते कहां है, पानी के पास में, वही लास्ट में यूनिकॉर्न दिखता है ऋतिक रोशन को। कारण है ना, कारण क्या है कि रिवर्स जो है ना वो हमेशा से क्या रही है, सिविलाइजेशन के डेवलपमेंट का सिंबल रही है, सिविलाइजेशन के डेवलपमेंट का सिंबल रही है। तो वो चीज यहां पे बताई गई है। तो बट द विलेजेस लोकेटेड अलोंग द रिवर रावी in Holi and Kani area are the main beneficiaries of infrastructural development. The remote villages in Tunda and Kukti area still do not have sufficient infrastructure. तो जो थोड़ा आउटर रीजन है जैसे तुंडा और कुक्टी के बारे में बता रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो ये कुक्टी हो गया, ये तुंडा हो गया, तो स्टिल दे डू नॉट हैव द डेवलपमेंट, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं है कि मतलब वो वाली बात तो रहेगी कि रीजनल डिस्पैरिटी विद इन द रीजन इज ऑलवेज बाउंड टू बी देयर, आपको हमेशा वो समस्या एक देखने को मिलेगी, ठीक है। कि अब फॉर एग्जांपल वही है कि आपने पूरे बारमोर रीजन को ग्रो किया, तो बारमोर रीजन में अपने आप में कोई ग्रो कर गया ज्यादा, कोई सा रीजन जैसे बताया गया होली वाला रीजन जो है, ठीक है, वहां वो ज्यादा ग्रो कर गया, दूसरा नहीं ग्रो कर पाया, होली और कहानी वाला, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे बताई गई। बाकी ओवरऑल आपको क्या देखने को मिलेगा कि दीज फैसिलिटीज वर इंप्रूव्ड, दीज फैसिलिटीज वर growing over there. Fine, the social benefits derived from the integrated tribal development project, ठीक है, include tremendous increase in literacy rate, improvement in sex ratio and decline in the child marriages. तो social impact, ये तो बेसिकली आपने इंफ्रास्ट्रक्चरल इंपैक्ट देख लिया कि हाँ पानी हो गया, स्कूल हो गया, हेल्थ केयर फैसिलिटीज हो गई, लेकिन उसके अलावा आप देखोगे तो इस ट्राइबल रीजन में जो एक सामाजिक स्तर पर आपको बदलाव देखने को मिलेगा, वो सामाजिक स्तर पर क्या बदलाव देखने को मिलेगा, तो वो आपको देखने को मिलेगा कि लिटरेसी रेट में इंप्रूवमेंट हुआ है, ठीक है, इंप्रूवमेंट इन सेक्स रेशियो, तो अब लड़का लड़की एक समान तरह की बात की जाने लगी यहाँ पे, लोग वो आपको डेटा में दिखने लगा कि हाँ सेक्स रेशियो में इंप्रूवमेंट हुआ, चाइल्ड मैरिजेस जो बच्चों की शादी कर दी जाती थी कम उम्र में उसको खत्म किया गया, तो ये सारी चीजें हो रही थी। द डिफरेंस बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स इन लिटरेसी लेवल, दैट इज जेंडर इनइक्वालिटी हैज आल्सो डिक्लाइंड, ठीक है, जेंडर इनइक्वालिटीज इन टर्म्स ऑफ लिटरेसी लेवल, पुरुष पढ़ते थे महिलाएं नहीं पढ़ती थी, तो वो सारी इनइक्वालिटीज भी यहाँ पे आपको खत्म होते देखने को मिल रही थी। तो ये क्या रहा, ये अगर आप इसे समेटेंगे पूरे टॉपिक को कंसोलिडेट करते चलो, ठीक है, व्हाट वाज द सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल ज्योग्राफिकल सिचुएशन इन द भारमोर रीजन, ठीक है, तो भारमोर रीजन की अगर आप सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल सिचुएशन समझोगे तो वो पूरा यहाँ पे बताया गया है। ये सारी सिचुएशन में आपको बताया कि कौन सी सोसाइटी थी, ठीक है, ज्योग्राफिकली जैसे अगर आप देखोगे तो कहाँ लोकेटेड है वो, ठीक, कहाँ लोकेटेड है, मतलब ज्योग्राफिकल सिचुएशन कैसी, पॉलिटिकली कहाँ लोकेटेड है, इकोनॉमिक सिचुएशन क्या, इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती थी, बेसिकली आप देखोगे तो इकोनॉमी जो है वो क्या होती थी, आपको देखने को मिलेगा कि एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज पे ही डिपेंडेंट होते थे। अब फिर क्या है, डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात करें तो डेवलपमेंट आया कैसे, जब शेड्यूल ट्राइब की तरह स्टार्ट रिकॉग्नाइज किया गया गद्दीज को, ठीक है, फिफ्थ 5 ईयर प्लान में आपको क्या देखने को मिलता है, इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ITDP लाए गए, उसके बाद से फिर आगे चीजें और इस तरह से, मतलब जब आप टारगेटेड तरीके से प्लानिंग करना स्टार्ट करते हो तब आपको देखने को मिलता है कि आगे सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट्स होते चले जाते हैं। इंपैक्ट क्या रहा और इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का, तो इंपैक्ट ये रहा कि आपको सोशल और साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चरल लेवल पे आपको चेंज आता देखने को मिलेगा। एट प्रेजेंट क्या सिचुएशन अगर देखी जाए तो एट प्रेजेंट सिचुएशन ये है कि ट्रेडिशनली द गद्दीस हैज सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर कम पैस्टोरल इकोनॉमी हैविंग एम्फसाइज्ड ऑन फूड ग्रेन्स एंड लाइवस्टॉक प्रोडक्शन, मतलब पहले सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट होते थे, जो आपने पढ़ा है प्राइमरी एक्टिविटीज वाले चैप्टर में, मुस्कुराओ नहीं, याद करो। तो सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर में क्या हो रहा है, बेसिकली आप उतना ही प्रोड्यूस कर रहे हैं जितना आप खा सकते हो इन द सेंस कि मतलब आपके जीवन यापन के लिए ही आपको प्रोडक्शन मिल रहा है, आपको बहुत करोड़पति नहीं बन जाओगे उस तरह की खेती करके, उस तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज में एंगेज करके, ठीक है। तो ट्रेडिशनली जो गद्दीज थे, ठीक है, गद्दी ट्राइब जो थे, तो दे हैड डिपेंडेंट ऑन सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर कम पैस्टोरल इकोनॉमी, ठीक है।
अब लाइफ स्टॉक को रियर करते थे और फूड ग्रेन थोड़ा बहुत प्रोड्यूस कर लेते थे। बट ड्यूरिंग दी लास्ट 3 डिकेड्स, जब से आपने इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया इस रीजन में, तब से आपको क्या देखने को मिल रहा है, पिछले 3-5 दशक से आपको ये देखने को मिल रहा है कि पल्सेस वगैरह की खेती करने लगे, दालों की खेती होने लगी, ठीक है, अदर कैश क्रॉप्स में से कॉटन वगैरह आ गया, ठीक है, और भी दूसरी तरह तरह के क्या है कैश क्रॉप्स वगैरह की खेती की जाने लगी। तो जिनको बेच के क्या है वहां का जो ट्राइब मतलब वहां की जो ट्राइबल कम्युनिटीज है वो 4 पैसे कमा सकती है। सो दीज वर दी चेंजेस व्हिच वर कमिंग अप ओवर देयर, ठीक है, ये बदलाव आ रहा था। द डिक्लाइनिंग इंपॉर्टेंस ऑफ पैस्टोरलिज्म इन द इकोनॉमी ऑफ द रीजन कैन बी gauged from the fact that at present only about 1/10 of the total household practice transhumance, ठीक है। और आपको क्या देखने को मिल रहा है कि जो उनका ट्रेडिशनली वो क्या लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन या फिर कह सकते हैं जो एग्रीकल्चर कम पेस्टोरल इकोनॉमी थी वहां की, वो आपको लैंडस्केप, सोशल लैंडस्केप, जो इकोनॉमिक लैंडस्केप में चेंज देखने को मिल रहा है कि अब लोग क्या कर रहे हैं, पल्सेस और दूसरी अलग अलग तरह की कैश क्रॉप्स वगैरह को ग्रो कर रहे हैं ना, तो उसके चलते आपको ये देखने को मिलेगा। और मतलब ये आपको कैसे वहां का जो कह सकते हैं जो लैंडस्केप है उसमें चेंज, डिक्लाइन इन पेस्टोरलिज्म जो है कि जो लोग पहले पेस्टोरलिज्म मतलब क्या कि पेस्टोरलिस्ट की तरह ट्रांस ह्यूमंस को प्रैक्टिस करते थे ना कि जानवर को लेकर ठंड में नीचे, गर्मियों में ऊपर, वो सारी चीजें, तो उसमें डिक्लाइन देखने को मिल रहा है कि अब क्या है मात्र 1/10, अगर 100 फैमिलीज हैं तो उसमें से मात्र 10 ही फैमिली ट्रांस ह्यूमंस को प्रैक्टिस करती, बाकी लोग एक सेटल्ड लाइफ जीने लगे हैं। उन्होंने बोला कौन झंझट पाले, ठीक है, उस तरह की कहानी है, उस तरह की कहानी कुछ है। बट गद्दीज आर स्टिल वेरी मोबिलाइज्ड एंड अ साइजेबल सेक्शन ऑफ देम माइग्रेट टू कांगड़ा एंड सराउंडिंग एरियाज ड्यूरिंग विंटर टू अर्न देयर लिविंग्स फ्रॉम वेज लेबर्स। लेकिन उसके बावजूद भी क्या है कि गद्दीज जो हैं, गद्दी ट्राइब जो हैं, तो वो दे आर स्टिल अ वेरी मोबिलाइज्ड एंड अ साइजेबल सेक्शन, ठीक है। तो आपको क्या एज मोबिलाइज, they are still very mobilized as a sizable section of them, ठीक है, as a sizable section of them migrate to कांगड़ा। मतलब क्या है कि वो आज भी मोबिलाइज है। मोबिलाइज मतलब क्या है, ठीक है, मोबाइल होना मतलब क्या होता है, मोबाइल यानी ये वाला नहीं, मूव करने वाला मोबाइल होता है। क्यों? क्योंकि आज भी एक साइजेबल सेक्शन जो है गद्दी ट्राइब्स का वो विंटर्स में कांगड़ा वैली उस वाले रीजन में चले जाता, ताकि वो वहां पे ठंड में क्या, जिनके पास जानवर नहीं होगा तो वो क्या करेंगे कि वहां पे वेज लेबरर्स की तरह काम करके पैसा कमा ले और गर्मी में वापस अपने ऊंचे एल्टीट्यूड्स पे पहुंच जाए, ठीक है। सो दिस वाज द केस स्टडी अबाउट द इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन भारमोर रीजन। आई होप यू पीपल एंजॉयड इट। आपको एसेंस समझ में आया, कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं वो बताया मैंने। तो ये आपका प्लानिंग वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में अब हम क्या करेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, तो बेसिकली कैसे इवॉल्व हुआ, तो वाला सारा एक बेसिक इंट्रो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। उसके बाद एक और केस स्टडी पढ़ेंगे, फिर चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप यू पीपल एंजॉयड इट। आपको सारी चीजें समझ में आ गई है। किसी प्रकार का डाउट है तो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। बाकी टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी है, तो टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कीजिएगा। साथ ही साथ अनअकैडमी ऐप भी जरूर से डाउनलोड कीजिए। यहाँ पर आपको ढेरों फीचर्स मिल जाएंगे, जैसे आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, स्पेशल क्लासेस वगैरह, ये सारे फीचर्स आप एंजॉय कर सकते हैं। इन सभी फीचर्स को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं यूजिंग द कोड DIGRAJ दिगराज। सो प्लीज डू डाउनलोड द अनअकैडमी ऐप। आई होप यू पीपल एंजॉयड इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। Signing off with this, together we can, we will. Thank you very much. Hello everybody, this is दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू सोशल स्कूल। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट से आपको क्या समझ में आता है, सीधा सा सवाल है। देखिए बेसिकली जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, अभी हमने प्लानिंग के बारे में पढ़ा, तो ये प्लानिंग, प्लॉटिंग, ये सारी चीजें क्यों होती है कि विकास हो पाए। अब वो विकास कहां मिलेगा आपको, तो विकास की ऐसे किसी घर में बैठा हुआ नहीं मिल जाएगा कि चलो विकास बाहर ढूंढ रहे हैं सब तुम्हें। विकास जो है बेसिकली यहां पर, ये जो डेवलपमेंट की जो हम बात कर रहे हैं, तो ये डेवलपमेंट जो है वो प्लानिंग पर बेस्ड होता है। लेकिन आपकी प्लानिंग ऐसी होना चाहिए कि वो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से बेहतरीन रहे, तो वहां से कुछ आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट की झलक देखने को मिलती है। इनफैक्ट ये जो शब्द है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, आप 6th 7th 8th 9th 10th 11th हर क्लास में सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ना एक बार आप पूरी क्लास में पढ़ ही लेते हो कहीं ना कहीं, ठीक है, कभी साइंस में, कभी सोशल में, कभी मैथ्स में, ठीक है, मैथ्स में तो क्या ही पढ़ा होगा, फाइन। तो उस तरह से क्या है, उस तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आज की दुनिया में। ये जो वीडियो है ना, इसमें बेसिकली मैं आपको वही बताने वाला हूं कि ये इवॉल्व कहां से हुआ है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की कहानी आई कहां से है, वो चीज मैं आपको बताने वाला हूं। बड़ा अच्छा है, अच्छे से समझना टॉपिक को, ठीक है। अब देखो क्या है, टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जरूर से ज्वाइन कर लेना, वहां पर आपको सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। साथ ही साथ ये जो है अनअकैडमी ऐप है, अनअकैडमी ऐप पर आपको ढेर सारे फीचर्स मिलते हैं, जैसे आप क्विज अटेंड कर सकते हैं, पोल सेशंस वगैरह अटेंड कर सकते हैं, स्कॉलरशिप एग्जाम्स दे सकते हैं, कोर्सेज बहुत सारे होते हैं, उनमें एनरोल कर सकते हैं अपने आप को, स्पेशल क्लासेस होती है। ये सारे फीचर्स को आप अनअकैडमी ऐप पर एक्सप्लोर कर सकते हैं यूजिंग द कोड DIGRAJ दिगराज, यूजिंग द कोड DIGRAJ दिगराज। फाइन, अब आगे बढ़ते हैं। देखो क्या है, तो सस्टेनेबल प्लस डेवलपमेंट, दो शब्द है यहाँ पे।
सस्टेनेबल और डेवलपमेंट। अब सस्टेनेबल क्या होता है और डेवलपमेंट क्या होता है, दोनों पे फोकस करना हम। सस्टेनेबल का मतलब बेसिकली ये होता है ना कि जो लंबे समय तक चल सके, सस्टेन्ड रहे, सस्टेनेबल। डेवलपमेंट आप जानते ही हैं, तो बेसिकली ये जो डेफिनेशन एनसीईआरटी में दी गई है आपको डेवलपमेंट की, व्हाट इज डेवलपमेंट, वो अच्छे से समझो, बड़ी प्यारी सी लगी मुझे तो। द टर्म डेवलपमेंट इज जनरली यूज्ड टू डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ पर्टिकुलर सोसाइटीज एंड द प्रोसेस ऑफ चेंज एक्सपीरियंस्ड बाय देम। स्टेट ऑफ पर्टिकुलर सोसाइटी एंड द प्रोसेस ऑफ चेंज एक्सपीरियंस्ड बाय देम। मतलब प्रोसेस ऑफ चेंज में अगर आप क्या देख रहे हैं, प्रोसेस ऑफ चेंज में देख रहे हैं कि आप पहले पैदल चलते थे, आपको साइकिल मिली, आपको गाड़ी मिली, आपको कार मिल गई, हेलीकॉप्टर मिल गया, पता लग रहा है कि आप क्या एक एयरपोर्ट ओन करके बैठे हो। तो वो क्या है, वो प्रोसेस ऑफ चेंज आपको समझ में आ रहा है, वो डेवलपमेंट आपको समझ में आ रहा है। समझे कि नहीं समझे? ठीक है, वही चीज यहां पे बताई गई है। क्या बताई गई है कि व्हाट इज डेवलपमेंट, द टर्म डेवलपमेंट इज जनरली यूज्ड टू डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ पर्टिकुलर सोसाइटी and the process of changes experienced by them. This is the story, simple. This is the story, simple story. समझ में आया? तो ये डेवलपमेंट हो गया। अब सस्टेनेबल क्या है उसको हम समझते हैं, देखो क्या है। तो आप क्या देख रहे हैं कि इनिशियल स्टेज पे, ठीक है, इनिशियल स्टेज पे the state of societies has largely been determined by the interaction process between human societies and the biophysical environment। ठीक है, तो आप डेवलपमेंट को जब आप पढ़ते हो तो आप क्या पढ़ते हैं, डेवलपमेंट में बेसिकली आप ये पढ़ते हैं द स्टेट ऑफ पर्टिकुलर सोसाइटी एंड द प्रोसेस ऑफ चेंज। ठीक है, किस तरह से उस सोसाइटी में बदलाव आ रहा है उसे आप पढ़ते हैं। तो इनिशियली क्या बताया जाए, इनिशियली किसी भी सोसाइटी की स्टेट क्या थी, तो द स्टेट ऑफ सोसाइटी जो इनिशियली देखने को मिलेगा आपको, तो वो क्या देखने को मिल रहा है कि इट वाज डिटरमाइंड बाय द इंटरैक्शन प्रोसेसेस बिटवीन ह्यूमन सोसाइटीज एंड बायोफिजिकल एनवायरनमेंट। तो ह्यूमन सोसाइटीज और बायोफिजिकल एनवायरनमेंट जो है, मतलब ह्यूमन बींग्स जहां रह रहे हैं उनके आजू बाजू इर्द गिर्द किस तरह की स्थिति है, उससे आपको समझ में आ जाता था कि सोसाइटी का स्टेट ऑफ डेवलपमेंट कितना है, सोसाइटी कहां पर स्टैंड करती है। ठीक है, वो चीज रहती है। अब ये जो प्रोसेस था, ठीक है, मतलब आपने देख लिया कि स्थिति क्या है, स्थिति देख लिया आपने, एंड द प्रोसेसेस ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरैक्शन डिपेंड अपॉन द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस नर्चर्ड बाय सोसाइटी। ठीक है, ये पॉइंट भी ध्यान रखना होगा क्या कि आपने स्थिति समझ ली, स्थिति समझने के बाद में आप क्या देख रहे हैं कि किस तरह से ह्यूमन बींग्स इंटरैक्ट कर रहे हैं यूजिंग द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस नर्चर्ड बाय अ सोसाइटी। ठीक है, मतलब वो सोसाइटी ने किन इंस्टीट्यूशंस की मदद से किस तरह से एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्ट किया। सिंपल कि इनिशियल लेवल पे आपका देखोगे आदि मानव थे, तब हमारे पास कुछ था ही नहीं टेक्नोलॉजी के नाम पे, तो हम तो पत्ते वत्ते लगा के घुमा करते थे। ठीक है, तब हमारा लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी इतना कम था कि हम क्या लकड़ी और पत्थर से ही टूल्स बना के कुछ भी एक्सट्रैक्ट करने का प्रयास किया करते थे। लेकिन विथ टाइम क्या हुआ, विथ टाइम आप क्या देखोगे कि चीजों में बदलाव आया। कैसे बदलाव आया विद टाइम, आप देखोगे आज जो ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरैक्शन है वो टेक्नोलॉजी जो है वो इंप्रूव हो गई है, और जिस तरह से अब जैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगी तो माइनिंग अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है जिससे आप इंटरैक्ट कर रहे हो किसके साथ में, नेचर के साथ में। ठीक है, उसका इंपैक्ट क्या देखने को मिलता है, तो व्हाइल द टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन have helped in increasing the pace of human environment interaction, the momentum thus generated in return has accelerated technological progress and transformation and creation of institutions। ठीक है, तो इंपैक्ट ये हुआ कि जैसे जैसे क्या होता चले गया, ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरैक्शन में टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन होते चले गए, तो हमारा इंटरैक्शन भी बढ़ता चला गया। आज हम मतलब आज जो आपने चैप्टर के स्टार्टिंग में एकदम ह्यूमन ज्योग्राफी जब पढ़ना स्टार्ट किया था, तब आपको कुछ ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर और नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस, ये दो कॉन्सेप्ट समझे थे आपने, पॉसिबिलिज्म का, डिटर्मिनिज्म का। तो वही चीज आपको यहां पे अप्लाई करना है क्या कि जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो विकास ऐसे रातों रात नहीं आया। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि ह्यूमन बींग्स कितना इंटरैक्ट कर रहे हैं, किसके साथ में, ह्यूमन बींग कितना इंटरैक्ट कर रहे हैं उनके बायोफिजिकल एनवायरनमेंट के साथ में, जो कि विद टाइम इंक्रीज हुआ है, तो while technology and institution have helped in increasing the pace of human environment interaction, the momentum thus generated in return has accelerated technological progresses and transformation and creation of institutions। फाइन, तो डेवलपमेंट, अब उस बेसिस पे हम क्या कह सकते हैं, therefore we can say development is मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट। डेवलपमेंट सिर्फ रिसोर्सेज पर डिपेंड नहीं करता, डेवलपमेंट के लिए टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट देखा जाता है। डेवलपमेंट के लिए आपको देखना पड़ता है कि आप ह्यूमन सोसाइटी क्या इंस्टीट्यूशंस क्रिएट कर रहे हैं उन रिसोर्सेज के साथ में इंटरैक्ट करने के लिए, टेक्नोलॉजिकल लेवल कितना है, तो इन सारे एस्पेक्ट्स पे फोकस करते हैं, तब जाके क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। तो डेवलपमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट। अभी हम डेवलपमेंट के ये वाले पार्ट पे तो आए नहीं, इसको छुपा देता हूं सब। ठीक है, सस्टेनेबल वाले पार्ट पे तो अभी आए नहीं है। ठीक है, अभी हम सिर्फ डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। तो डेवलपमेंट इज मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट एंड सिग्निफाइज द पॉजिटिव irreversible transformation of economy, society and environment. At times I feel NCERT is love। ठीक है, जिस तरह से ज्योग्राफी इज लव होता है ना,
ठीक है। तो वैसे कभी कभी लगता है कि एनसीईआरटी इज लव, बहुत प्यारे तरीके से लिखा रहता है कि आज जो आप विकास देख रहे हो तो वो एक मल्टी डायमेंशनल चीज है। कैसे मल्टी डायमेंशनल? तो डेवलपमेंट इज मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट एंड सिग्निफाइज द पॉजिटिव इररिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन। देखो पता नहीं क्यों अचानक से मुझे ये थॉट आ गया, तो मैं आपको आपके साथ शेयर कर देता हूं, ठीक है। आई नो वी आर लेट, थोड़ा सा गाड़ी आगे पीछे हो गई हमारी, अब इतने उठा पटक हुए हैं इस लाइफ प्रोसेस में कि थोड़ी सी चीजें लेट सी हो गई है। लेकिन अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं आज भी उस उम्मीद के साथ में कि दिगराज सर है, कंप्लीट हो जाएगा सब कुछ और हम ज्योग्राफी में वो कर लेंगे, अच्छा स्कोर कर लेंगे, बेहतरीन परफॉर्म कर लेंगे, तो वो जो विश्वास है ना वो मुझे बांधे रखता है। चिंता मत करना, मैं आपको ये सिलेबस जैसे ही करवा, मतलब हमारे 2 चैप्टर और बचे हैं, ये 1.5 चैप्टर 1.5 चैप्टर, ये चैप्टर हमारे कंप्लीट होंगे और उसके बाद में जब जो गैप रहेगा एग्जाम पीरियड में, तो उसमें भी तबड़तोड़ तरीके से कुछ ना कुछ आपके लिए इंतजाम कर लूंगा, ठीक है। नैया बहुत अच्छी तरह से पार लग जाएगी, यू विल कम आउट ऑफ द फ्लाइंग कलर्स, ठीक है। तो बिलीव इन दी प्रोसेस, बिलीव इन दी टीचर, फाइन। चलो वापस, पता नहीं क्यों वो थॉट आया जस्ट मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, क्योंकि मुझे पता है एक बच्चा भी अगर उस चीज को बहुत रिलीजियसली फॉलो कर रहा है ना तो उसके लिए ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो दैट इज व्हाई आई फेल्ट लाइक सेइंग इट टू यू, ठीक। कमिंग बैक टू द टॉपिक, क्या था कि डेवलपमेंट इज, ये जो लाइन बता रहा हूं आपको कि डेवलपमेंट इज मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट एंड सिग्निफाइज द पॉजिटिव इररिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इकोनॉमी, सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट, ठीक है। तो वो इररिवर्सिबल है, पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट में देखा जाता है डेवलपमेंट को। ग्रोथ नेगेटिव भी हो सकती है, ग्रोथ जैसे ग्रोथ और डेवलपमेंट का मैंने आपको टर्म 1 वाले चैप्टर्स में बताया था ह्यूमन डेवलपमेंट में, क्या कि ग्रोथ में राक्षस की तरह बड़ा होते चले गए, ग्रोथ है वो नेगेटिव भी हो सकती है कि इतने बड़े हो गए कि गेट में ही फंस जा रहे, निकल नहीं पा रहे। लेकिन डेवलपमेंट हमेशा क्या रहता है, पॉजिटिव एस्पेक्ट में रहता है कि ओवरऑल डेवलपमेंट, ठीक है। तो डेवलपमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट एंड सिग्निफाइज द पॉजिटिव इररिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द इकोनॉमी, सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट। समझ में आया? ये कहानी रहती है। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं तो डेवलपमेंट इन द मोस्ट इन द पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 एरा, मतलब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गया ना, उसके बाद की अगर बात करें तो इन द पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 एरा द कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट वाज synonymous to economic growth which is measured in terms of temporal increase in the gross national product and per capita income और या फिर per capita consumption। अब अच्छे से समझना, हाँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट के दूसरे एस्पेक्ट पे ले जा रहा है आपको ये टॉपिक। आपने बेसिकली डेवलपमेंट क्या है वो समझ लिया, डेवलपमेंट इज नथिंग मोर देन दी लेवल ऑफ ह्यूमन इंटरैक्शन, ठीक है, विद द फिजिकल बायोफिजिकल एनवायरनमेंट, विद द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड दी इंस्टीट्यूशंस व्हिच आर बीइंग क्रिएटेड बाय सोसाइटी। वेरी सिंपल, फाइन। अब लेकिन अगर वो डेवलपमेंट को अगर आप देखोगे तो वो मल्टी डायमेंशनल है, इरिवर्सिबल है, पॉजिटिव है। अब वो डेवलपमेंट विद टाइम डेवलपमेंट की डेफिनेशन कैसे बदलते चलेगी, ठीक है। तो अगर हम बात करें जो पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 के बाद की बात करें, 1945 के बाद की बात करें, तब डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट जो था ना बहुत नैरो था, बहुत कह सकते हैं कि मटेरियलिस्टिक टाइप का था। कैसे नैरो था? तो डेवलपमेंट को सिनोनिमस की तरह माना जाता था, मतलब पर्यायवाची की तरह माना जाता था, किसके? इकोनॉमिक ग्रोथ के, मतलब इकोनॉमी ग्रो करके मतलब डेवलपमेंट हो गया, ताली बजा दो, ठीक है। तो उस तरह की कहानी रहती थी। उसको टेम्पोरल इंक्रीज के साथ कंसीडर किया जाता था कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो आपकी जितनी बड़ी, जिसकी जीडीपी जितना बड़ा पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा कंजम्पशन, उतना बड़ा क्या है उसका विकास हो गया। ऐसा पहले कंसीडर किया जाता था डेवलपमेंट को। फिर क्या होता है, बट लेकिन आप बाद में समझ में आया क्या कि इवन द कंट्रीज हैविंग हाई इकोनॉमिक ग्रोथ, तो कुछ कुछ कंट्रीज में पैसा तो खूब था, बम पर पैसा था, लेकिन फिर ये समझ में आता है कि द कंट्री इज हैविंग हाई इकोनॉमिक ग्रोथ experienced speedy rise in poverty because of its unequal distribution, ठीक है। तो ऐसी कंट्रीज ने भी क्या क्या स्पीडी राइज, मतलब आपको क्या देखने को मिल रहा है कि इकोनॉमिक ग्रोथ तो बहुत हुआ, लेकिन वहां पे आपको ये भी देखने को मिल रहा है कि पॉवर्टी जो है, तो गरीबी में भी बहुत तेजी से क्या मतलब गरीबी ने भी बहुत तेजी पकड़ी, बहुत गरीबी भी वहां देखने को मिल रही है। तो आपको क्या देखने को मिल रहा है, फर्श लगा के अर्श तक का हर कैटेगरी का इंसान देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका इंपैक्ट क्या हुआ? इसका इंपैक्ट हुआ कि लोगों को समझ में आया कि हम जो डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, जहां हम खुशी ढूंढ रहे हैं वहां खुशी का ठिकाना ही नहीं है, ठीक। तो उसी तरह से क्या है कि जहां डेवलपमेंट को समझने की कोशिश की जा रही थी तो वहां डेवलपमेंट फेल था एक तरह से, ठीक है, वहां डेवलपमेंट एक तरह से फेल था। तो अब क्या होता है, वैसे आप देखते हैं कि ग्रेजुअली इवोल्यूशन होता है कंसेप्ट का, डेवलपमेंट को और ब्रॉडर सेंस में देखा जाता है, डेवलपमेंट को और ब्रॉडर कंटेक्स्ट में जाना जाने लगा, समझे जाने लगा, ठीक है। तो इन 1970s the phrases such as redistribution with growth and equity were incorporated in the definition of development, ठीक है। तो 1970s आता है तो हमें समझ में आया कि नहीं यार, हम डेवलपमेंट को क्या है बहुत छोटे चश्मे से देख रहे हैं, तो हमें डेवलपमेंट को थोड़ा ब्रॉडली पर्सपेक्टिव से देखना पड़ेगा, तारक मेहता का चश्मा लगाना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या बताया, तो 1970s में इस तरह के फ्रेजेस जो है वो मार्केट में आने लगे, ठीक है, स्कॉलर्स के बीच में, इंटेलेक्चुअल्स के बीच में, वो डेवलपमेंट को ऐसे डिफाइन करने लगे। लेकिन 1970s ये वही टाइम पीरियड है,
ह्यूमन डेवलपमेंट वाला चैप्टर थोड़ा रिकॉल करो, महबूब उल हक हो गए, अमृत सेन हो गए, इनकी राइटिंग्स वगैरह आना स्टार्ट हो जाएगी इनके पहले से और थोड़ा, ठीक है। तो फ्रेज सजेस्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन विथ ग्रोथ एंड इक्विटी, कि ग्रोथ तो हुई है लेकिन ग्रोथ होने से उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन भी होना चाहिए, ठीक है। ग्रोथ एंड इक्विटी, तो ग्रोथ में लोगों का कितना हिस्सा है, क्या सबको बेनिफिट मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो इस तरह के फ्रेजेस आने लगे कहां पे, पब्लिक डोमेन में, तो वेर इनकॉर्पोरेटेड इन द डेफिनेशन ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। व्हाइल डीलिंग विद द क्वेश्चंस related to redistribution and equity, it was realized that the concept of development cannot be restricted to the economic sphere alone. बाद में लोगों को समझ में आया क्या कि ये जो रीडिस्ट्रीब्यूशन और इक्विटी की बात कर रहे हैं, तो ये रीडिस्ट्रीब्यूशन और इक्विटी की बात जो आप कर रहे हैं, तो ये रियलाइज हुआ क्या कि कॉन्सेप्ट जो है ना डेवलपमेंट का, इसे आप रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हो सिर्फ इकोनॉमिक स्फीयर तक, ठीक है। आपको इकोनॉमिक स्फीयर के बियॉन्ड जाके सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, इकोनॉमिक स्फीयर के बियॉन्ड जाके सोचना पड़ेगा। इट आल्सो इंक्लूड्स द इश्यूज सच एज इंप्रूविंग द वेलबींग एंड लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल, अवेलिंग ऑफ हेल्थ, एजुकेशन एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड एंश्योरिंग पॉलिटिकल एंड सिविल राइट्स, ठीक है। तो ये सारी चीजें, इन सारी चीजों पे भी फोकस किया जाए, क्या कि आप वेलबींग ऑफ लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड भी इंश्योर करो, आप अवेलिंग ऑफ हेल्थ, अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज मिले लोगों को, एजुकेशन, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज, इन सारी चीजों पे भी आप फोकस करो। तो ये सारे एस्पेक्ट्स पे भी ध्यान दिया गया। तो बाय 1980s डेवलपमेंट इमर्ज्ड एज अ कॉन्सेप्ट encapsulating widespread improvement in the social as well as material well-being of all these societies। समझ में आ रहा है ना। तो किस तरह से डेवलपमेंट जो है आपका, किस तरह से डेवलपमेंट जो है तो उसका इवोल्यूशन हुआ एक ब्रॉडर सेंस में, डेवलपमेंट जो है तो उसको ब्रॉडली डिफाइन किया जाने लगा, डेवलपमेंट को ब्रॉडली देखा जाने लगा, जिसमें डेवलपमेंट में क्या क्या इनकैप्सुलेट किया गया कि एक वाइड स्प्रेड इंप्रूवमेंट होना चाहिए सोशल एज वेल एज मटीरियलिस्टिक वेलबींग में, विच वॉज डिफरेंट फ्रॉम द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट which people sought after the second world war। post second world war जो इकोनॉमिक ग्रोथ से डेवलपमेंट को जोड़ दिया जाता था, अब लोग उससे हटके सोचने लगे, डेवलपमेंट को थोड़ा सा ह्यूमन टच देना स्टार्ट कर दिया गया था, ठीक है। वैसे आप देखेंगे तो डेवलपमेंट से सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहां से आ गया, मतलब आप देख रहे हैं डेवलपमेंट जो कोर मटेरियलिस्टिक था, कैपिटलिस्टिक था, वो थोड़ा सा ह्यूमन टच के साथ में आ गया, ठीक है। अब उसी डेवलपमेंट में आप नेचर या फिर सस्टेनेबिलिटी वाला पार्ट कहां से ला रहे हो सर, ठीक है। तो इवोल्यूशन ऑफ कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ये जो आइडिया है ना, द नोशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इमर्ज्ड इन द वेक ऑफ जनरल राइज इन द अवेयरनेस ऑफ एनवायरमेंटल इश्यूज इन द लेट 1960s इन द वेस्टर्न वर्ल्ड, ठीक है। ये पॉइंट आपको समझना होगा, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का नोशन है ना, वो कहां से आया, ठीक है। तो वो यहां से आपको देखने को मिलता है कि एनवायरमेंटल इश्यूज वगैरह के जो कंसर्न्स उठना स्टार्ट हुए, वेस्टर्न वर्ल्ड तो डेवलप हो गया था 1960s तक, उल्टा उन्होंने तो बम फटाके भी फोड़ लिए थे, एटॉमिक बम वगैरह सब कुछ, ठीक है। लेकिन अब उन्हें समझ में आ रहा है कि जो हमने इतना इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किया है ना, इसकी हमें कॉस्ट पे करना पड़ेगी। दिखती बात है, आप कितने ही उत्पाद मचा लो, आपको एक ना एक दिन भरपाई करना पड़ती है। तो वही चीज यहां पे भी हुई है, क्या द नोशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इमर्ज्ड इन द वेक ऑफ जनरल राइज इन द अवेयरनेस ऑफ एनवायरमेंटल इश्यूज इन द लेट 1960s इन वर्ल्ड, वेस्टर्न वर्ल्ड, ठीक है। तो वेस्टर्न वर्ल्ड में ये हल्ला मचा कि क्या हो रहा है कि हम जिस तरीके से विकास की तरफ जा रहे हैं ना, वो हमें कहीं नहीं ले जाएगा। तो फिर क्या होता है, इट रिफ्लेक्टेड द कंसर्न ऑफ पीपल अबाउट अनडिजायरेबल इफेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑन द एनवायरमेंट। कनेक्ट कर पा रहे हो ना। तो नोशन जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, इट ग्रेजुअली इमर्ज्ड इन 1960s व्हेन पीपल वर हाईलाइटिंग द कंसर्न्स, ठीक है। क्या लोगों की चिंताएं थी, चिंताएं सिंपल से ये थी कि जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है, ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट क्या कर रहा है, हमें जूता दे रहा है, जूता इन द सेंस कि शूज प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है, जूता दे रहा है, हमें कार दे रहा है, हमें पंखा दे रहा है, हमें लाइट दे रहा है, हमें कैमरा दे रहा है, लेकिन साथ ही साथ हमारी जो एनवायरमेंट है उससे बहुत कुछ ले रहा है, एक नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। अब उसी के चलते क्या होता है, उसी के चलते ये सारे आइडियाज अलग अलग पब्लिकेशंस में आपको देखने को मिलेंगे। तो द पब्लिकेशन ऑफ द पॉपुलेशन बॉम्ब, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है, एरलिच, ठीक है, इन 1968 वो पॉपुलेशन बॉम्ब लिखते हैं, ठीक है, द लिमिट्स टू द ग्रोथ बाय मिडोव। फिर उसके बाद में 1972 में भी और ऐसे पब्लिकेशंस आते हैं। तो ये जब लोगों ने मटेरियल पढ़ा तो दिस ऑल रेज द लेवल ऑफ फियर अमंग एनवायरमेंटलिस्ट इन पर्टिकुलर एंड पीपल इन जनरल, ठीक है। तो एनवायरमेंटलिस्ट जो है तो इस समय पे एनवायरमेंटलिस्ट के कान से खड़े हो गए कि बस समय आ गया है, ठीक है, अब अपनी बारी आ गई है, चलो। तो एनवायरमेंटलिस्ट ने इस चीज को हाईलाइट किया, ठीक है, स्पेसिफिकली एनवायरमेंटलिस्ट ने इस चीज को मुद्दा बनाया, ठीक है। इन जनरल जो मासेस थी, जनता थी, जनता जनार्दन तो क्या है कि जो टीवी पे चल रहा हो वो सही है। तो फिर लोगों ने, मतलब ये सही भी था वैसे, तो लोगों ने भी इंटरेस्ट दिखाया कि यस वी आर पेइंग द कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ आवर एनवायरमेंट, ठीक है। उसी के चलते क्या होता है, उसी के चलते यूनाइटेड नेशंस के कान में भी कहीं थोड़ी सी आवाज पहुंच गई। तो क्या होता है, कंसर्न विद द ग्रोइंग ओपिनियन ऑफ वर्ल्ड कम्युनिटी, वर्ल्ड वाइड जो एनवायरमेंट और इंडस्ट्रियल
डेवलपमेंट के बीच में कसाकसी चल रही थी, उसको लेकर जो ओपिनियंस डेवलप हो रहे थे ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए, इन्वायरमेंटल इश्यूज को ध्यान में रखते हुए यूनाइटेड नेशन ने क्या स्टैब्लिश किया? वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंट डेवलपमेंट, WWF नहीं है, ठीक है, WCED, ठीक है, WCED ध्यान रखना। तो द वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट स्टैब्लिश किया गया, ठीक है, और इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि जरा देखो समझो क्या समस्या है। तो यहां पे ये जो कमीशन बनाया गया WCED का, वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट का, इट वाज हेडेड बाय नॉर्वेजियन प्राइम मिनिस्टर ग्रो हार्लेम ब्रटलैंड, ठीक है, तो ये महिला है। तो अब ये जो ग्रो हार्लेम ब्रटलैंड थी, ठीक है, शी वाज द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ नॉर्वे। फाइन, देखो बहुत अच्छी चीज बताऊंगा अभी खत्म होते होते, ठीक है, तो नॉर्वे की प्राइम मिनिस्टर थी। तो अब क्या होता है, ये कमीशन को हेड करती है, और ये कमीशन जो रिपोर्ट देता है ना, तो वो रिपोर्ट जो, जैसे काका केलकर कमीशन था तो केलकर रिपोर्ट आ गई, ठीक है, वैसे मंडल कमीशन था तो मंडल रिपोर्ट आ गई, तो यहाँ ब्रटलैंड थी, ठीक है, तो यहाँ पे ग्रो हार्लेम ब्रटलैंड जो थी, तो उनके अंडर उनकी लीडरशिप में कमीशन ने जो रिपोर्ट निकाली, उस रिपोर्ट का नाम था ब्रटलैंड कमीशन रिपोर्ट, ध्यान रहेगा जीवन भर। तो ये ब्रटलैंड रिपोर्ट यहाँ पे आती है। अभी जो ब्रटलैंड रिपोर्ट आती है, तो द कमीशन गेव इट्स रिपोर्ट आल्सो नोन एज ब्रटलैंड रिपोर्ट एंटाइटल्ड आर कॉमन फ्यूचर इन 1987 में आर कॉमन फ्यूचर करके ये क्या, ये रिपोर्ट निकल के आती है, ठीक है, ये रिपोर्ट निकल के आती है ब्रटलैंड कमीशन की। समझ में आ रही है ना कहानी? क्यों? क्योंकि जनता ढोल पीट रही थी कि देयर वर ग्रोइंग कंसर्न्स अबाउट द एनवायरमेंट, ठीक है, एनवायरमेंटल इश्यूज के बारे में समस्याएं थी। वर्ल्ड कम्युनिटी का एक कॉमन ओपिनियन बन गया था, एनवायरमेंटलिस्ट इसे हाईलाइट कर रहे थे। वो ये बोल रहे थे कि वी आर पेइंग अ ह्यूज कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ एनवायरमेंट, ठीक है, एनवायरमेंट के टर्म्स में, एनवायरमेंट के संदर्भ में एक बड़ा क्या कर रहे हैं, कॉस्ट पे कर रहे हैं हम। तो द रिपोर्ट डिफाइंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट एज, और इसी के चलते वो जो रिपोर्ट निकल के आती है, तो उस रिपोर्ट में वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कैसे डिफाइन करती है। देखो ये जो डेफिनेशन है, आज आप लोगों को बहुत प्रगति महसूस होगी। क्यों? क्योंकि बचपन से वो जो डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन पढ़ते आ रहे हैं ना, आज आपको पता चल जाएगा कि ये किसकी बच्ची है, ठीक है, मतलब ये कहां से उत्पन्न हुई है ये डेफिनेशन। तो देखो उस आवर कॉमन फ्यूचर वाली, मतलब जो ब्रटलैंड रिपोर्ट थी, जिसे आवर कॉमन फ्यूचर की तरह टाइटल दिया गया था, वहां पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट को पहली बार डिफाइन करा। कैसे? कि डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स, दिस टाइप ऑफ डेवलपमेंट शुड बी रेफर्ड एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। छाप लेना इसे, एकदम यहां पे लिखवा लेना, ठीक है, तो यहां पे आप गजनी की तरह लिखवा लेना जैसे जाओ, फाइन। लेकिन ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन हमेशा आपको मदद करेगी, और कहां से आई आज आप उसका ओरिजिन समझ गए तो आप जीवन में कभी नहीं भूलोगे, है ना। तो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट टेक्स केयर ऑफ इकोलॉजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट ड्यूरिंग द प्रेजेंट टाइम्स and pleads for the conservation of resources to enable the future generation to use these resources। सिंपल उसको एक्सप्लेन किया गया है कि एक ऐसा तरीका हो विकास का कि आज की जरूरतें भी पूरा हो, ऐसा नहीं कि आप भूखे मर गए, ठीक है, आपकी भी जरूरतें पूरी हो, लेकिन आप आपकी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी एक सेफ, अफोर्डेबल और कह सकते हैं लिवेबल, कंफर्टेबल, कोजी एटमॉस्फेयर जो है, एनवायरमेंट जो है, वो सस्टेन कर पाओ। दैट इज सिंपल, ठीक है, दैट इज सिंपल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इट टेक्स इनटू अकाउंट द डेवलपमेंट ऑफ होल ह्यूमन काइंड विच हैव कॉमन फ्यूचर। इसीलिए अवर कॉमन फ्यूचर बताया कि हमें भविष्य के बारे में, देखो हम तो क्या है, हम तो 40, 50, 60, 70 साल जिएंगे, लेकिन उसके बाद भी तो जनरेशन आएगी, हमारे पोते पाती आएंगे, तो उनके बारे में तो सोचना पड़ेगा। तो वही चीज को हाईलाइट किया गया है यहाँ पे, ठीक है। तो दिस वाज द वंडरफुल वीडियो, आई होप यू पीपल एंजॉयड इट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट खत्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो में केस स्टडी है बढ़िया सी, इंदिरा गांधी कैनल वाली। तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वो केस स्टडी जो इंदिरा गांधी कैनल वाली, उसे पढ़ेंगे, उसे समझेंगे, तो उसमें हमें और क्लैरिटी मिल जाएगी। तो अभी के लिए साइन ऑफ करता हूं। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, साइनिंग ऑफ विद दिस टुगेदर we can, we will. Thank you very much. Hello everybody, this is Digraj Singh Rajput. Welcome to Social School. इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंदिरा गांधी कैनल नहर कमांड एरिया के बारे में। बेसिकली ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होने वाला है। पिछले वीडियो में हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे बहुत अच्छी तरह से बात करी थी। कॉन्सेप्ट कहां से निकल के आया सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, उसको हमने समझा, जाना, सारी चीजें। अब हम अगर आगे बढ़ते हैं एक कदम, तो यहां पे आपको क्या मिल रहा है, इंदिरा गांधी कैनल। कैनल यानी क्या होता है, नहर होती है। नहर में कभी नहाए हो? नहीं नहाए होंगे, ठीक है। तो जो कैनल सिस्टम है, इंदिरा गांधी कैनल सिस्टम, उसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कंटेक्स्ट में केस स्टडी के फॉर्म में इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। आई होप आपको टॉपिक की एसेंस समझ में आ गई कि टॉपिक आखिरकार किस बारे में है। तो बेसिकली टॉपिक में आपको एक केस स्टडी दी गई है, उस केस स्टडी में आपको ये कैनल प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ना है। तो इंदिरा गांधी कैनल, प्रीवियसली नोन एज राजस्थान कैनल, इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कैनल सिस्टम इन इंडिया, ठीक है। तो इंडिया में जिससे अगर आप देखेंगे तो इंडिया क्या है, एक एग्रेरियन कंट्री है। यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर जो है, तो कहीं पे तो आपको पानी मिल रहा है पर्याप्त,
लेकिन कहीं कहीं पे क्या है, आपको पानी की व्यवस्था करनी पड़ती है। तो वो कैसे क्या व्यवस्था करना पड़ती है? तो पानी की व्यवस्था के लिए आपको इंद्रदेव से हाथ तो जोड़ना पड़ती है कि बारिश करवा दो। उसके अलावा आपको यह भी करना पड़ता है कि मतलब क्या है, सोर्स ऑफ इरिगेशन डेवलप करना पड़ते हैं, जैसे वेल हो गए, ट्यूबवेल हो गए। तो वैसे ही मेगा प्रोजेक्ट्स जो होते हैं, मेगा प्रोजेक्ट्स में आप क्या देखेंगे, मेगा प्रोजेक्ट्स में कैनल सिस्टम वगैरह डेवलप होना, डैम्स का डेवलप होना। अब जो डैम में इतना पानी भरते हैं तो पानी मछली पकड़ने के लिए नहीं भरते हैं। बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि नहर के रास्ते वो पानी को लोगों के खेतों तक पहुंचाया जाए। ठीक है, वो डैम में जो पानी है वो अर्बन सेंटर्स में ड्रिंकिंग वाटर की तरह सप्लाई किया जाए। तो दीज आर दी ऑब्जेक्टिव्स। क्लियर हुआ? तो अब यहां पे हम इंदिरा गांधी कैनल कमांड एरिया के पर्सपेक्टिव से सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है कि प्लानिंग आप कर रहे हैं तो प्लानिंग सस्टेनेबल है कि नहीं, उस चीज को समझेंगे। एसेंस समझ में आ गई? पूरा टॉपिक एक साथ कवर करके चैप्टर को स्वाहा बोलते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। सेकंड चीज जो है वो ये है कि अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कीजिए, वहां पे आपको नोट्स मिल जाएंगे, स्पेशल क्लासेस होती है, बहुत सारे क्विज होते हैं, पोल्स होते हैं और तरह तरह के आपको प्रिपरेशन के लिए कह सकते हैं कोर्सेज मिल सकते हैं। सभी कोर्सेज में सभी फीचर्स को एक्सप्लोर करने के लिए ऑल व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू डू इज टू यूज द कोड DIGRAJ दिगराज। फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रही कहानी हमारी इंदिरा गांधी कैनल। ये तो बता दिया मैंने आपको प्रीवियसली, नोन एज राजस्थान कैनल इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कैनल सिस्टम इन इंडिया। ठीक है, कंसीव्ड बाय कन्वर सेन। ठीक है, इन 1948 द कैनल प्रोजेक्ट वाज लॉन्च्ड ऑन 31 मार्च 1958। ठीक है, तो ये सिविल इंजीनियर थे कन्वर सेन, इनका मतलब योगदान रहा है उस चीज में। और ये जो है कैनल प्रोजेक्ट जो है तो इसको लॉन्च किया गया 31 मार्च 1958 में लॉन्च किया गया। बेसिकली अगर आप रिकॉल भी करोगे पॉलिटिकल साइंस वगैरह में आपने जो पढ़ा है उससे कनेक्ट करने की कोशिश करोगे तब आपको बेहतरीन तरह से समझ में भी आ जाएगी चीजें। क्या कि हमारा इनिशियल फोकस ही एग्रीकल्चर सेक्टर के डेवलपमेंट में था और वही चीज आपको यहां देखने को मिल रही है, वही चीज यहां निकल के आएगी। ठीक है, तो द कैनल ओरिजिनेट्स इन हरिके बराज इन पंजाब एंड रन्स पैरेलल टू पाकिस्तान बॉर्डर एट एन एवरेज डिस्टेंस ऑफ 40 किलोमीटर इन थार डेजर्ट मरुस्थली ऑफ राजस्थान। ठीक है, तो यहां पे क्या बताया गया है कि ये ओरिजिनेट कहां होती है। देखो तो हरिके बराज, बराज क्या होता है पता है? बराज एक तरह से जहां पे आप रिवर वाटर को डाइवर्ट करने के लिए, एक डाइवर्जेंस के लिए क्या करते, कंस्ट्रक्शन करते ना, वो बराज कहलाता है। जैसे गंगा रिवर पे क्या है, फरक्का बराज है, फरक्का बराज से क्या है, पानी को डाइवर्ट किया जाता है भागीरथी हुगली रिवर की तरफ। ठीक है, वैसे आप क्या देखोगे कि ब्यास और सतलज रिवर जहां मिलती है और आगे सतलज बन के बहने लगती है, वहां पे एक बराज कंस्ट्रक्ट किया गया है। इस बराज का नाम क्या है? ठीक है, इस डाइवर्जेंस का नाम क्या है? हरिके बराज। तो हरिके बराज से जो पानी है वो डाइवर्ट किया जाता है इंदिरा गांधी कैनाल में। समझ में आ गया? आप लोकेशन समझ लो, ये राजस्थान है आपका, ये पंजाब है ऊपर। तो हरिके बराज से पानी को डाइवर्ट किया जाता है, इधर पहुंचाया जाता है राजस्थान में। क्लियर हुआ? वो चीज रहती है। तो द कैनाल ओरिजिनेट्स एट हरिके बराज इन पंजाब एंड रन पैरेलल टू पाकिस्तान बॉर्डर एट एन एवरेज डिस्टेंस ऑफ 40 किलोमीटर इन थार डेजर्ट मरुस्थली ऑफ राजस्थान। बेसिकली यहां ये समझाया गया है कि इधर पाकिस्तान है, ठीक है, पीफ है, पाकिस्तान है। अब ये क्या है, हरिके बराज से पानी दिया जाता है और ये पैरेलली पंजाब से होते हुए पूरा वेस्टर्न राजस्थान जो इस पार्ट में दौड़ लगा रही होती है ये। ठीक है, ये जो आपको कैनल देखने को मिल रहा है आपको यहां देखने को मिलेगा। और यहां पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, ये पाकिस्तान बॉर्डर से एवरेज 40 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। 40 किलोमीटर और बाहर जाओगे तो आप पाकिस्तान में घुस जाओगे। ठीक है, तो ये वो बताया गया कि रिवर्स मतलब ये जो कैनल है वो किधर है, क्या है, उसकी लोकेशन बताई गई है। और उसी के साथ साथ अब इसके डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस कैसा है, टोटल planned length of the system, ठीक है, the total planned length of the system is 9060 किलोमीटर। ठीक है, 9060 किलोमीटर, catering to the irrigation needs of total cultivable command area of 19.63 लाख हेक्टर्स। ठीक है, 19.63 लाख हेक्टर्स का टोटल कमांड एरिया आपको मिल जाएगा। ये क्लियर हुआ? आउट ऑफ द टोटल कमांड एरिया अबाउट 70%, ये डिस्टेंस बता दिया पूरा और ये बता दिया 19.63 लाख हेक्टर का एरिया जो है वो इससे इरिगेट होता है। फाइन, आउट ऑफ द टोटल कमांड एरिया अबाउट 70% वाज envisaged to be irrigated by flow system and the rest by the lift system। यहाँ पे दो सिस्टम बताए गए। आपको इतनी चीजें समझ में आ गई, कितनी चीजें कि किधर पे है कैनल, कहां कंस्ट्रक्ट की गई है, पाकिस्तान से कितनी दूर है, टोटल लेंथ कितनी है, कितने एरिया को इरिगेट कर रही है। ठीक है, 19.63 लाख स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, ये सब कुछ हो गया। बेसिकली यहाँ पे बताया गया है कि दो तरह से क्या हो रहा है, इरिगेशन को किया जा रहा है। यहाँ पे दो तरह से, कौन कौन से, एक लिफ्ट सिस्टम है और एक फ्लो सिस्टम है। ठीक है, तो फ्लो सिस्टम एंड दी रेस्ट बाय लिफ्ट सिस्टम। तो फ्लो सिस्टम में क्या हो रहा है कि
ये आपको खैर मैं भी समझाऊंगा, लिफ्ट सिस्टम और फ्लो सिस्टम आगे अच्छे से समझा दूंगा पिक्चर्स के साथ में। क्लियर हुआ? अब आगे बढ़ते हैं अगर, तो द कॉन्सेप्ट ऑफ इंदिरा गांधी कैनाल, तो द कंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ द कैनाल सिस्टम हैज बीन कैरिड आउट थ्रू 2 स्टेजेस। ठीक है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट रहा है अपने आप में, ऐसे लग रहा है कि हाँ सर नहर बनी होगी, लेकिन ये 19,000 किलोमीटर की नहर बनाना, सॉरी 9,660 किलोमीटर लंबी, ठीक है, इतनी लंबी रोड बनाना, नहर बनाना, दोनों में फर्क होता है। रोड फिर भी आसान होते हैं, कैनल कंस्ट्रक्शन में आपको कितनी खुदाई करना पड़ती है, उस समय पे इतना बड़ा प्रोजेक्ट लेना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। तो इसका कंस्ट्रक्शन बेसिकली हुआ क्या, कैसे है, 2 स्टेजेस में कंस्ट्रक्शन हुआ है। 2 स्टेजेस में ऐसा हुआ है कि पहले कमांड एरिया ऑफ स्टेज 1 बना, दूसरा बना है कमांड एरिया ऑफ स्टेज 2। कमांड एरिया ऑफ स्टेज 1 जो है तो वो ऊपर वाला है, गंगानगर हो गया, हरमा, ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है ना ये स्टेज 1 में आएगा, और बाकी जो बीकानेर जैसलमेर वाला क्षेत्र रहेगा वो कमांड एरिया 2 में डेवलप हुआ था। ठीक है, तो कमांड एरिया 1 जो है तो लाइज इन गंगानगर, हनुमानगढ़ एंड नदर्न पार्ट ऑफ बीकानेर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, बीकानेर डिस्ट्रिक्ट के नदर्न पार्ट में आता है। इट हैज जेंटली अंडुलेटिंग टोपोग्राफी एंड इट्स कल्चरेबल कमांड एरिया इज 5.53 लाख हेक्टर्स। ठीक है, तो क्या है, जेंटली अंडुलेटिंग टोपोग्राफी है, ऐसा बहुत ज्यादा यहाँ पे आपको वो नहीं देखने को मिलेगा कि कह सकते हैं डेजर्ट टोपोग्राफी टाइप का वो देखने को नहीं मिलेगा। और कमांड एरिया जो है, कमांड एरिया मतलब क्या है कि कहां पे स्प्रेडेड है, कितना एरिया में, तो 5.53 लाख हेक्टर में ये स्प्रेडेड है। ठीक है, इरिगेशन इन स्टेज 1 कमांड एरिया ऑफ कैनल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन अर्ली 1960। तो शुरुआत में, क्योंकि बात है, दिखती बात है कि ऊपर से पानी पहले इधर ही क्षेत्र में जाएगा, तो इरिगेशन जो है 1960s में ही स्टार्ट कर दिया गया था। सिंपल 1960s में ही इरिगेशन स्टार्ट हो गया था कमांड एरिया 1 का। ठीक है, स्टेज 1 का। अब अगर आते हैं दूसरे वाले पे, तो इसमें क्या है, द कमांड एरिया ऑफ स्टेज 2। ठीक है, द कमांड एरिया ऑफ स्टेज 2 स्प्रेड ओवर बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, ठीक है, नागौर एंड चूरू डिस्ट्रिक्ट, कवरिंग द कल्चरेबल कमांड एरिया ऑफ 14.10 लाख हेक्टर। तो कमांड एरिया 2 मतलब कमांड एरिया स्टेज 2 जो था, यहां पे और वाइड एरिया में चीजों को कवर किया गया। कहां पे है, तो इसके अगर आप स्प्रेड देखोगे तो स्प्रेड ये वाला पूरा, ठीक है, बीकानेर, जैसलमेर, चूरू वगैरह, ये यहां पे पूरा स्प्रेड हुआ है ये वाले रीजन में। ठीक है, 14.10 लाख हेक्टर जो है, ठीक है, तो इतने एरिया को उसने कवर किया है स्टेज 2 में। बेसिकली डेटा है, फैक्ट्स हैं, ध्यान रखते चलना है। इट कंप्राइजेस डेजर्ट लैंड डोटेड विद शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स एंड द टेंपरेचर सोरिंग टू 50 डिग्री सेल्सियस इन समर। यहां कैनल की ज्यादा जरूरत थी, क्यों, क्योंकि ये जो स्टेज 2 में जहां कमांड एरिया का डेवलपमेंट हुआ ना, वो बेसिकली पूरा हार्डकोर डेजर्ट वाला रीजन है, जहां पे सैंड ड्यून्स शिफ्ट होती रहती है, जहां पे टेंपरेचर बहुत ज्यादा बढ़ता है, तो यहां पे पानी की सख्त जरूरत थी। और यहां कैनल सिस्टम जाना अपने आप में क्या है, वहां की लैंड के लिए, वहां के कह सकते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए एक तरह का वरदान साबित हुआ। ठीक है, द कमांड एरिया ऑफ स्टेज 2 began receiving irrigation in mid 1980s। लेकिन पानी पहुंचते पहुंचते कमांड एरिया 1 के मतलब जो कमांड एरिया स्टेज 1 था और स्टेज 2 में 20 साल का गैप आ गया है। ठीक है, तो पहले इनिशियली क्या होता था कि प्रोसेस थोड़ी स्लो होती थी। फिर क्या है, लिफ्ट कैनाल वर्सेस फ्लो चैनल्स। ठीक है, तो लिफ्ट कैनाल और फ्लो चैनल्स 2 अलग अलग तरह के कैनल्स थे, जो मैंने आपको यहां बताया ना। क्या है कि आउट ऑफ द टोटल कमांड एरिया 70% जो है वो फ्लो सिस्टम से चल रहा है, और रेस्ट जो है ना, मतलब 30% जो है लिफ्ट सिस्टम से। तो ये लिफ्ट और मतलब लिफ्ट कैनल और फ्लो चैनल्स क्या होते हैं, तो लिफ्ट कैनल की अगर बात करें तो दी वाटर इज लिफ्टेड अप टू मेक इट फ्लो अगेंस्ट द स्लोप ऑफ द लैंड, अगेंस्ट द स्लोप ऑफ द लैंड। अब क्या होता है ना, देखो 2 तरीके हैं। आपने कभी बारिश में कीचड़ में मस्ती करी है, खेले हो, ठीक है, पानी कहीं भर जाता था, तो वहां पे पानी भर जाता था, वहां क्या करते थे, हाथ से नालियां बना देते थे, तो पानी जिधर स्लोप रहता था बहते हुए निकल जाता था। कभी अगर ऐसा टेकरी ऐसी है, मतलब इस तरह का वो है टोपोग्राफी, पानी यहां भरा हुआ है, आप इधर कितनी ही हाथ से नाली बना लो गड्ढे, पानी चढ़ के ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मान लो कि पानी यहां भरा हुआ है ये पानी और ऐसा स्लोप है, तो आप अगर यहां नाली बनाओगे हाथ से तो पानी बह के चले जाएगा। ठीक है, तो अब आपको वही चीज समझना है। फ्लो चैनल्स में क्या होता है, फ्लो चैनल्स में आप क्या देखेंगे कि दी वाटर मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ स्लोप, तो वहां पे आपको क्या करना पड़ता है, लिफ्ट नहीं करना पड़ता है, इट गोज विद द फ्लो। ठीक है, इट गोज विद द फ्लो। तो फ्लो चैनल इज द वाटर फ्लो सिस्टम इन विच द वाटर फ्लोज इन कन्फाइनिंग वॉल्स। तो आप ऐसी नाली बना देते हो, एक कन्फाइनिंग वॉल्स मतलब क्या है, क्या आप एक तरह की टनल टाइप बना देते हो। फाइन, जैसे एग्जांपल दिखाता हूं मैं आपको ये। तो अब यहां पे क्या है कि स्लोप जिधर होगा ऐसा आपने वो बना दिया कन्फाइनिंग वॉल्स, उसमें मतलब खुली हुई नहर जो आती है, जो बच्चे रूरल लैंडस्केप से वो समझ जाएंगे, तो खुली हुई नहर में इस तरह से पानी सीधा सीधा बहता चले जाएगा। ठीक है, वो चीज बताई गई है। तो फ्लो चैनल इज एन वाटर फ्लो सिस्टम इन विच द वाटर फ्लोज इन कन्फाइनिंग वॉल्स एट द चैनल इनलेट टू सर्टेन स्टेट एट द आउटलेट, मतलब कहीं से पानी कहीं तक बह के जा रहा है, इनलेट से आउटलेट तक। लेकिन लिफ्ट कैनल में क्या होता है, अगेंस्ट दी स्लोप की बात की जा रही है। अगेंस्ट दी स्लोप क्या हो रहा है कि आप जैसे यहां से पानी को इधर ऊपर चढ़ाना है, ऊपर घाटी है, ठीक है, मतलब क्या है, ऊपर स्लोप है, अगेंस्ट दी स्लोप आपको पानी इधर लेके आना है ऐसे, तो आप इधर कैसे लेके आओगे, तो आपको लिफ्ट करना पड़ेगा, पंप्स वगैरह से पानी को आपको खींच के
चढ़ाना पड़ेगा घाटी पे। तो वही चीज बताई गई कि ऑल द लिफ्ट कैनाल्स ऑफ इंदिरा कैनाल सिस्टम ओरिजिनेट एट द लेफ्ट बैंक ऑफ द मेन चैनल। ठीक है, चैनल के लेफ्ट बैंक पे, मतलब ये जो है लेफ्ट बैंक जो है, जैसे इधर से पानी बहते आ रहा है तो इस तरफ उसका लेफ्ट बैंक हो जाएगा, क्योंकि इधर क्या है स्लोपी एरिया है, तो उस कारण से क्या है अगेन दी स्लोप लिफ्ट इरिगेशन किया जा रहा है। और इस तरफ जो है 70% जो कैनल का एरिया है, जो मेन डेजर्ट एरिया है, उधर जो पानी सप्लाई किया जा रहा है, तो वहां पे फ्लो चैनल्स के थ्रू पानी बह के जाता है। समझ में आ रही है, चीजें बहुत बेसिक है, तो उस तरह से पानी वैसे बह के जाता है। क्लियर हुआ? लिफ्ट कैनल और फ्लो चैनल्स हो गए। अब इंपैक्ट अगर देखा जाए कि आपने सर नहर तो बना ली, इसका इंपैक्ट क्या रहा, पॉजिटिव नेगेटिव कैसा रहा, तो वही चीज यहां पे बताई गई है कि द इंट्रोडक्शन ऑफ कैनल इरिगेशन इन दिस ड्राई लैंड हैज ट्रांसफॉर्म्ड इट्स इकोलॉजी, इकोनॉमी एंड सोसाइटी। सब कुछ काया पलट हो गई है। सूखे में पानी मिल जाना, ठीक है, भगवान मिल जाने जैसा होता है, सिंपल सी चीज है। तो सूखे क्षेत्र में जब इस तरह से क्या है इंदिरा गांधी कैनाल कमांड एरिया का एक्सपेंशन हुआ, डेवलपमेंट हुआ ना, तो इट कह सकते हैं इट प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ट्रांसफॉर्मिंग इट्स इकोलॉजी, इकोनॉमी एंड सोसाइटी। समाज बदल गया, वहां का पर्यावरण बदल गया, ठीक है, वहां की अर्थव्यवस्था बदल गई, लोगों के पास पैसा आ गया। क्यों? क्योंकि अब वो खेती कर पा रहे थे, पैसा कमा पा रहे थे। ठीक है, इट हैज इन्फ्लुएंस्ड द एनवायरमेंटल कंडीशंस ऑफ द रीजन बोथ पॉजिटिवली एज वेल एज नेगेटिवली। अगर हम इकोलॉजी की बात करें, एनवायरमेंटल कंडीशंस की बात करें, तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही तरह के इंपैक्ट हुए हैं। किस पे? एनवायरमेंट के ऊपर। एनवायरमेंट के ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव किस तरह से इंपैक्ट हुआ है वो समझाते हैं। तो द अवेलेबिलिटी ऑफ सॉइल मॉइस्चर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड वेरियस अफॉरेस्टेशन एंड पैस्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स अंडर सीएडी, ठीक है, सीएडी मतलब क्या होता है, कॉमन एरिया डेवलपमेंट, ठीक है, हैव रिजल्टेड इन ग्रीनिंग द लैंड। तो ये तो पॉजिटिव हो गया, क्या कि जिस तरह से पानी पहुंचा तो उससे क्या हो गया, सॉइल मॉइस्चर लॉन्गर पीरियड तक सस्टेन कर पाएगा, अफॉरेस्टेशन हुआ, पैस्चर डेवलपमेंट हुआ, तो इन सारी चीजों के चलते क्या है, कॉमन एरिया डेवलपमेंट हुआ, और जिसके चलते ग्रीनिंग ऑफ लैंड, मतलब हरियाली आ गई वहां की जमीन पे। ठीक है, दिस हैज आल्सो हेल्प्ड इन रिड्यूसिंग विंड इरोजन एंड सिल्टेशन ऑफ कैनल सिस्टम। ठीक है, विंड इरोजन को भी खत्म कर दिया। क्यों? क्योंकि पहले सूखा पड़ रहा था तो हवा के रास्ते सब उड़ रहा होता था, लेकिन अब गीली जमीन है तो मिट्टी ऐसे पूरी जमीन थोड़ी ना उड़ के जाएगी यहाँ पे। तो दिस हैज आल्सो हेल्प्ड इन रिड्यूसिंग विंड इरोजन एंड सिल्टेशन ऑफ कैनल सिस्टम। ठीक है, तो अब क्या है कि विंड इरोजन नहीं होगा तो कैनल के अंदर मिट्टी भी जमा नहीं होगी, तो कैनल भी प्रॉपर्ली काम करती रहेगी। ठीक है, तो ये फायदे रहे। ये क्या रहा, ये पॉजिटिव इंपैक्ट रहा। ध्यान रखना, अभी पॉजिटिव इंपैक्ट में और बताएंगे। तो अब आप बोल रहे हैं सर ये तो पॉजिटिव है, नेगेटिव क्या है? तो नेगेटिव इंपैक्ट बेसिकली ये रहा है, जो इंदिरा गांधी कैनाल सिस्टम रहा है तो उसका नेगेटिव इंपैक्ट ये रहा कि जब पानी आ गया तो लोगों ने भक्का भूर तरीके से पानी का इस्तेमाल किया। ठीक है, तो द इंटेंसिव इरिगेशन एंड एक्सेसिव यूज ऑफ वाटर हैज led to the emergence of twin environmental problems। ठीक है, दो environmental problems निकल के हमारे सामने, वाटर लॉगिंग एंड सॉइल सैलिनिटी। ठीक है, वाटर लॉगिंग और सॉइल सैलिनिटी से जुड़ी हुई प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है कि खेतों में इस तरह से पानी भरने लगा, और सॉइल जो है तो अब क्या है कि एक्सेसिव इरिगेशन जब हुआ, इंटेंसिव इरिगेशन जब हुआ, तो सॉइल के अंदर के जो सॉल्ट पार्टिकल्स थे वो डिपॉजिट होने लगे इस तरह से। ये प्रॉब्लम्स देखने को मिली। ठीक है, उसके अलावा और पॉजिटिव नेगेटिव की अगर बात की जाए तो इंट्रोडक्शन ऑफ कैनाल इरिगेशन हैज ब्रॉट अबाउट अ परसिटेबल ट्रांसफॉर्मेशन इन एग्रीकल्चरल इकोनॉमी ऑफ द रीजन। ठीक है, तो आप क्या देखेंगे कि मतलब है ना, कृषि क्षेत्र से जुड़ा हुआ जो एरिया था तो वहां पे पानी मिल जाना वरदान की तरह हो गया। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में एक बहुत आपको ड्रास्टिक चेंज देखने को मिला। सॉइल मॉइस्चर हैज बीन लिमिटिंग फैक्टर इन सक्सेसफुल ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स इन दिस एरिया। ठीक है, तो अब क्या है, सॉइल मॉइस्चर पहले रिटेन नहीं होता था, पानी है तो सॉइल मॉइस्चर को आप रिटेन करके रख पा रहे हो, जिससे खेती बेहतरीन हो पाएगी। ठीक, स्प्रेड ऑफ कैनल इरिगेशन has led to increase in cultivated area and intensity of cropping। ठीक है, जैसे जैसे क्या है कैनल इरिगेशन जो है, स्प्रेड ऑफ कैनल इरिगेशन has led to the increase in cultivated area and intensity of cropping। ठीक है, क्रॉपिंग की इंटेंसिटी में भी एक बदलाव आ गया कि अब लोग क्या है साल की 2-2, 3-3 फसल उठा पा रहे हैं। क्रॉपिंग पैटर्न भी जो है तो वाटर इंटेंसिव क्रॉप, क्योंकि पानी है, अब पानी तो चावल की खेती कर देंगे वो। हाँ, ठीक है, तो इस तरह से क्या है, ये सारे चेंजेस आपको देखने को मिल रहे थे वहां के लैंडस्केप में, कब? जब इंदिरा गांधी कैनल कमांड एरिया का डेवलपमेंट हो गया। फाइन, तो पूरा का पूरा क्षेत्र जो उसमें परिवर्तन आया। फिर क्या है, ट्रेडिशनल क्रॉप्स, आपने इनफैक्ट पढ़ा भी था ना इसी चैप्टर में, हमने क्या पढ़ा था कि कहीं कहीं जैसे अगर आप देखोगे तो कहीं जो हमने ड्रॉट प्रोन एरिया वाले प्लानिंग टॉपिक में देखा था कि वेस्टर्न राजस्थान में क्या है, एक बड़ा चेंज आया। कैसे चेंज आया, वहां के एरिया को आपने ड्रॉट प्रोन एरिया से कैसे बाहर निकाल लिया, तो वहां ये प्लानिंग का इंप्लीमेंटेशन हुआ है। ठीक है, ये प्लानिंग थी, इस प्लानिंग का इंप्लीमेंटेशन हुआ और आपको वो चेंज देखने को मिल रहा है ऑन ग्राउंड। समझ में आ रहा है? केस स्टडी पे क्वेश्चन आ सकता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द केस स्टडी ऑफ इंदिरा गांधी कैनल कमांड एरिया। ठीक है, व्हाट आर द चैलेंजेस, इस तरह से कुछ क्वेश्चन बन सकता है। तो अब वो आया समझ में। फिर क्या है, ट्रेडिशनल क्रॉप्स। ठीक है, तो स्प्रेड ऑफ कैनल इरिगेशन हैज लेड टू द इंक्रीज इन कल्टिवेटेड एरिया एंड इंटेंसिटी ऑफ क्रॉपिंग। ठीक है, द ट्रेडिशनल क्रॉप्स सोन इन द एरिया, ठीक है, जैसे ग्राम, बाजरा, ज्वार
हैज बीन रिप्लेस्ड बाय द व्हीट, कॉटन, ग्राउंडनट एंड राइस। तो ये सारी वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स की अब खेती की जाने लगी है। तो ये आप चेंज लिख सकते हैं पॉजिटिव नोट पे। नेगेटिव पे सिंपल्स ये रहेगा कि जो इंटेंसिव इरिगेशन हुआ है, तो नो डाउट इनिशियली हैज लेड टू ट्रेमेंडस इंक्रीज इन एग्रीकल्चर एंड लाइवस्टॉक प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो एग्रीकल्चर और लाइवस्टॉक प्रोडक्टिविटी में इनिशियल लेवल पे बहुत ट्रेमेंडस इंक्रीज देखने को मिला, जैसा कि ग्रीन रेवोल्यूशन के केस में भी देखने को मिला था। लेकिन सब्सिक्वेंटली क्या समझ में आता है लॉन्ग रन में दिस हैज आल्सो कॉज्ड वाटर लॉगिंग एंड सॉइल सैलिनिटी। ठीक है, वाटर लॉगिंग और सॉइल सैलिनिटी का कारण बना है, एंड दस इन द लॉन्ग रन इट हैम्पर्स द सस्टेनेबिलिटी ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, और फिर क्या होता है लॉन्ग रन में, जैसे आप देखोगे तो एग्रीकल्चर की सस्टेनेबिलिटी के सामने क्वेश्चन आ गया। किस तरह से आज तो खेती कर लोगे आप, वाटर लॉगिंग हो रही है, पानी भर रहा है जमीन में, जमीन क्या हो रही है एक तरह से पिट में कन्वर्ट होती जा रही है, कीचड़ वाली, दलदल वाली हो रही है, सैलिनिटी बढ़ते जा रही है। तो क्या आगे ये इसी जमीन पे आप खेती कर पाओगे? नहीं ना। तो वही वाला पॉइंट यहां पे निकल के आ रहा है। तो अब इसी के लिए सवाल यहां मतलब देखो ट्रांजिशन हो रहा है। तो बेसिकली हम क्या पढ़ रहे हैं, प्लानिंग तो हो गया था हमारा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाली चीज पढ़ रहे हैं, उस कंटेक्स्ट में केस स्टडी पढ़ रहे हैं। तो आपने इंदिरा गांधी कैनाल कमांड एरिया का केस स्टडी देखा कि क्या है वो। अब आपको यह भी पता है कि चलो पॉजिटिव था लेकिन वो लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल नहीं है, ये वाला पॉइंट पढ़ा ना, इट हैम्पर्स द सस्टेनेबिलिटी ऑफ एग्रीकल्चर इन दैट एरिया। तो इसके लिए सस्टेनेबिलिटी इंश्योर करने के लिए क्या किया जा सकता है? ठीक है, मेजर्स फॉर प्रमोशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं, वो पॉइंट अब यहां पे डिस्कस करेंगे हम। तो द इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी ऑफ इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट हैज बीन क्वेश्चन बाय वेरियस स्कॉलर्स। ठीक है, तो अलग अलग स्कॉलर्स ने इस चीज को क्वेश्चन किया है। उन्होंने बोला है, क्या बोला है कि जो सस्टेनेबिलिटी है किस चीज की, इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट की, वो कितनी है, उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाया। और कारण क्या है क्वेश्चन मार्क लगाने का? तो देयर व्यू पॉइंट हैज लार्जली बीन वैलिडेटेड बाय द कोर्स ऑफ डेवलपमेंट इन दिस रीजन। मतलब जिस तरह से वहां पे घटनाएं घट रही है, कैसे घटनाएं घट रही है, घटनाएं ऐसे घट रही है कि जो आपको लैंडस्केप में वहां चेंज आते देखने को मिल रहा है ना, उसके चलते क्या उनके इस पॉइंट को और वैलिडेशन मिल गया है। ठीक है, तो कोर्स ऑफ डेवलपमेंट इन दिस रीजन taking during the last 4 decades which has resulted in the degradation of physical environment। तो नो डाउट आपने वहां पानी पहुंचाया, लेकिन पानी पहुंचा के हरियाली लाए, और उस हरियाली के साथ साथ आपने वहां की जमीनें बंजर कर दी है। तो जो लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, तो इस चीज को देखते हुए ये चीज वैलिडेट करती है वहां के स्कॉलर्स का ये पॉइंट ऑफ व्यू कि इंदिरा गांधी कैनाल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है, ठीक है, इसकी सस्टेनेबिलिटी कितनी है, सस्टेनेबिलिटी कितनी है। तो इट इज हार्ड फैक्ट दैट अटेनिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द कमांड एरिया requires major thrust upon measures to achieve ecological sustainability. Each and every word is having a spirit in itself। ठीक है, हर शब्द की एक स्पिरिट होती है। तो अब वहां पे वही बताया गया, क्या बताया गया, मेजर्स क्यों जरूरी है, क्योंकि स्कॉलर्स ने हाईलाइट किया और उनका जो पॉइंट वो हाईलाइट कर रहे थे वो वैलिडेट भी हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो जो एरिया है वहां पे आपको डिग्रेडेशन देखने को मिल रहा है फिजिकल एनवायरमेंट में, फिजिकल एनवायरमेंट में डिग्रेडेशन देखने को मिल रहा है। और इसी के चलते क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है कमांड एरिया में, ठीक है, उसको आपको क्या करना पड़ेगा, एक मेजर थ्रस्ट देना पड़ेगा ताकि आप क्या इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी को इंश्योर कर पाओ। फाइन, तो यहां पे वही बताया गया कि 5 ऑफ दी 7 मेजर्स, ठीक है, 7 में से 5 जो है, 5 ऑफ दी 7 मेजर्स proposed to promote sustainable development in the command area are meant to restore ecological balance। ठीक है, इसी के लिए आपको क्या देखने को मिल रहा है कि इकोलॉजिकल बैलेंस को रिस्टोर करने के लिए, इकोलॉजिकल बैलेंस को रिस्टोर करने के लिए यहाँ पे कुछ सजेशंस दिए गए। तो इन सजेशन में से ये जो 7 सजेशन आगे हम पढ़ने वाले हैं, इसमें से 5 तो क्लियरली आपको ये बता रहे हैं, शुरुआत के 5 जो है, शुरुआत के 5 क्लियरली ये बता रहे हैं क्या कि किस तरह से आप इन चीजों पे काम करते हुए इकोलॉजिकल बैलेंस को रिस्टोर कर पाओगे, सस्टेनेबल वे में एक लंबे समय तक चीजों को संभाल पाओगे, चला पाओगे। ठीक है, चलो तो पॉइंट्स क्या क्या देखो। द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ वाटर मैनेजमेंट पॉलिसी। पानी है तो इसका मतलब नहीं, जैसे बोलते हैं ना घर में टंकी में पानी है तो इसका मतलब नहीं बहा दो, ठीक है, आप एक प्रॉपर वाटर मैनेजमेंट पॉलिसी लेके आओ। दिस इज द पॉइंट। फाइन, तो द कैनल प्रोजेक्ट एनविसेजेस प्रोटेक्टिव इरिगेशन इन स्टेज 1। स्टेज 1 में जहां आपके पास पानी है और जमीन भी अच्छी है, तो वहां पे ऐसा नहीं है कि बस करे जाओ खेती, वहां प्रोटेक्टिव कह सकते हैं इरिगेशन होना चाहिए। दूसरी जगह आप एक्सटेंसिव इरिगेशन ऑफ क्रॉप एंड पैस्चर डेवलपमेंट कर सकते हो स्टेज 2 वाले एरिया में, बीकानेर के नीचे, बीकानेर जैसलमेर वाले क्षेत्र में। ठीक है, ये बताया पहली चीज ये हो गया। ठीक है, पहला सजेशन ये था। तो इससे क्या होगा कि अब जब प्रॉपरली क्या होगा, प्रॉपर जैसे आप देखेंगे स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन होगा वाटर मैनेजमेंट पॉलिसी का, तो उसका फायदा मिलेगा आपको। दूसरा क्या है, दूसरा पॉइंट ये रहा, इन जनरल द क्रॉपिंग पैटर्न शैल नॉट इंक्लूड वाटर इंटेंसिव क्रॉप। ठीक है, जो क्रॉपिंग पैटर्न होगा उसमें वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स को इंक्लूड नहीं किया जाए। क्या इंक्लूड करें तो सर, ठीक है, उसमें आप ऐसी क्रॉप्स को इंक्लूड करो जो कम पानी में भी चल जाए, जैसे सिट्रस फ्रूट वगैरह हो गए। ठीक है, क्योंकि आप अगर क्या कर रहे हैं, चावल की खेती कर रहे हैं, तो पानी है आपके पास, लेकिन आइडियली इट इज नॉट सूटेड ओवर देयर ना, क्यों आप पानी वहां पे गवा रहे हो। तो वाटर इंटेंसिव क्रॉप की जगह क्या करो, it shall be adhered to and people shall be encouraged to grow plantation crops such as citrus fruits etc।
फाइन। तीसरा पॉइंट क्या है, जैसे कॉमन एरिया डेवलपमेंट जो है, तो कॉमन एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम में कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट होता है, वो लोग मिलकर देखते हैं कि चीजें सही रहे, ठीक है। तो कॉमन एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम सच एज, ठीक है, लिनरिंग ऑफ वाटर कोर्सेस, लैंड डेवलपमेंट एंड लेवलिंग एंड वाराबंदी सिस्टम। अब मैं आपको एक चीज और समझाता हूं। अब नहर में आपने क्या देखा, एक तो फ्लो चैनल्स होंगी, दूसरा लिफ्ट सिस्टम होगा, तो लिफ्ट सिस्टम को तो अभी एक तरफ रख दो, ठीक है। लेकिन ये जो दूसरा वाराबंदी सिस्टम है, लिनरिंग ऑफ वाटर कोर्सेस, लैंड डेवलपमेंट एंड लेवलिंग, ये क्या है कि इस चीज पे आपको ध्यान देना होगा। जैसे आपने देखा भी होगा, अगर आप कहीं नहर वगैरह के पास में गए हैं, तो जो नहर रहती है ना, वहां पे इस तरह के क्या बना दिए जाते हैं थोड़े थोड़े, जैसे हम इनको क्या बोलते हैं कि बम्बा जो है, ठीक है, रीजनल लैंग्वेज में बम्बा बोल देते हैं कहीं, ठीक है। तो ऐसा जहां से पानी फ्लो हो रहा है ना, तो बम्बे में डुच्चा लगा दो इन द सेंस कि उसको बंद कर दो, फाइन। तो यहाँ पे क्या है, इस तरह से बंड क्रिएशंस वगैरह होते हैं, जहां पे आप क्या कर देते हैं, पानी के फ्लो को डाइवर्ट कर सको, मतलब बोल सकते हैं मिनी गेट्स या फिर बोल सकते हैं कि जुगाड़ू गेट्स टाइप के। तो वो वाराबंदी सिस्टम में आप क्या है, जैसे यहां आपने बंद कर दिया, इसको वाराबंदी बंद कर दिया, तो इस तरफ जिसके खेत है अभी उसको पानी नहीं दे रहा है, हम 2 दिन के लिए इस तरफ जिसका खेत है, इस तरफ जिसका खेत है, और ये जहां से पानी आ रहा है, 3 डायरेक्शन वालों को दे दिया है। फिर क्या है, यहां हमने बंद कर दिया, यहां हमने बंद कर दिया, तो अब इस तरफ जिनके खेत है उनको पानी जाने दो आगे, ठीक है। तो इस तरह से वाराबंदी सिस्टम होना चाहिए, जिससे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैनल वाटर का इन कमांड एरिया ऑफ आउटलेट शैल बी इफेक्टिवली इंप्लीमेंटेड टू रिड्यूस दी कन्वेंस लॉस ऑफ वाटर। क्योंकि पानी अब क्या है, फ्लो चैनल में जब जाएगा तो ऊपर से कुछ तो सूरज दादा चूस लेते हैं पानी को, ठीक है। एक तो गर्मी वहां तेज, दूसरी चीज क्या है, लॉस भी होता है इस तरह से कि पानी किसी के खेत में जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी वहां से बहता जा रहा है। तो ये वाराबंदी सिस्टम पे लिनरिंग ऑफ वाटर कोर्सेस, ठीक है, उसको प्रॉपर क्या किया जाए, मतलब बोलते हैं ना कैनल क्लीनिंग वगैरह, इन सारी चीजों पे, लैंड डेवलपमेंट, इन पे भी फोकस किया जाए, फाइन। तो जिससे क्या होगा कि आप ये जो आपने पूरा कमांड एरिया प्रोजेक्ट डेवलप किया है नहर सिस्टम, ठीक है, तो इसको आप क्या कर पाओ, सस्टेनेबल वे में लंबे समय तक विदाउट डैमेजिंग द लैंड चला पाओ। क्लियर हुआ? द एरियाज अफेक्टेड बाय वाटर लॉगिंग एंड सॉइल सैलिनिटी, ठीक है। तो जिन एरियाज में वाटर लॉगिंग हो रही है, सॉइल सैलिनिटी हो रही है, तो उनको क्या किया जाए, उन्हें रिक्लेम किया जाए, उस पर ध्यान दिया जाए। सिंपल सी चीज है, ध्यान रखना। ये पॉइंट अगर बनता है, व्हाट आर द मेजर्स फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंदिरा गांधी कैनाल कमांड एरिया, तो आपको ये सारे मेजर्स लिखना रहेंगे। स्पेसिफिकली स्टार्टिंग के 5 तो ध्यान रख ही लेना। क्या है स्टार्टिंग के 5 हमारे, तो आप सबसे पहले वाटर मैनेजमेंट पॉलिसी की बात करेंगे। दूसरे पे आप क्या करेंगे कि क्रॉपिंग पैटर्न वाटर इंटेंसिव नहीं होना चाहिए। तीसरे में आप क्या कहेंगे कि जो कॉमन एरिया डेवलपमेंट में वाराबंदी सिस्टम, लिनरिंग ऑफ वाटर कोर्सेस, लैंड डेवलपमेंट, लेवलिंग, इन सारी चीजों पे फोकस किया जाए, ठीक है। जहां वाटर लॉगिंग और सॉइल सैलिनिटी हुई है उसको रिक्लेम किया जाए। 5वां पॉइंट क्या आ गया आपका कि इको डेवलपमेंट थ्रू अफॉरेस्टेशन, शेल्टर बेल्ट प्लांटेशन, पैस्चर डेवलपमेंट इज नेसेसरी। मतलब पानी है आपके पास तो आप अफॉरेस्टेशन पे फोकस करो, ठीक है, पेड़ लगाओ। उसके साथ साथ शेल्टर बेल्ट बनाओ कि जो विंड के कारण क्या होता है, अगर नुकसान हो रहा है तो उसको चेक किया जा सके। शेल्टर बेल्ट प्लांटेशन, पैस्चर डेवलपमेंट होना चाहिए, ठीक है, ताकि जो फ्रजाइल एनवायरनमेंट है, मतलब स्टेज 2 के जो एरिया है, तो वहां पे सैंड ड्यून्स वगैरह भी है, तो वहां पे आप क्या सॉइल इरोजन वगैरह से बच सकते हो अगर शेल्टर बेल्ट बना दिया आपने। कनेक्ट कर पा रहे हो मेरी बात को? तो ये सारे सजेशन दिए गए हैं, ये सारे मेजर्स ले जाना चाहिए। उसके अलावा यहां पे 2 चीज ये भी बताई गई, देखो ये तो डायरेक्टली लैंड को मतलब कह सकते हैं इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने में आपकी मदद करेगी। उसके अलावा क्या है, सोसाइटल लेवल पे भी कुछ मेजर्स लिए जा सकते हैं। तो द सोशल सस्टेनेबिलिटी इन द रीजन कैन बी अचीव्ड ओनली इफ लैंड allottees having poor economic background are provided educate, financial and institutional support for cultivation of land। अब क्या होता है ना, जैसे मान लो क्या हो रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, प्रॉपर एक वाटर मैनेजमेंट पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं, या फिर आप कह रहे हैं क्या वाराबंदी सिस्टम वगैरह, तो जो गरीब इंसान होगा जिसे लैंड मिली है ना, तो वो इन्वायरमेंट के बारे में नहीं सोचेगा, वो तो ये सोचेगा मेरा कॉस्ट कैसा बच जाए, क्योंकि वो बेचारा वैसे ही उसके पास पैसे नहीं है, ठीक है। तो वहां पे यही बताया गया कि सोशल सस्टेनेबिलिटी ऐसे होगी कि अगर कोई अलॉटी है जिसके पास में लैंड जो है वो गरीब है, तो ये इंश्योर किया जाए कि वो क्या करे, मतलब उसको फाइनेंशियल और इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट दिया जाए ताकि वो सस्टेनेबल तरीके से अपनी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को फॉलो कर पाए, ठीक है, वो चीज बताई गई। दूसरा, इसी के साथ साथ एक और देखोगे तो सोशल लेवल पे, इकोनॉमिक लेवल पे एक सोशल सस्टेनेबिलिटी होगी, एक इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी की बात करें तो द इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी इन द रीजन कैनॉट बी अटेन्ड ओनली थ्रू डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। पानी से सिर्फ एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री पे आप फोकस करके सस्टेनेबिलिटी अटेन नहीं कर पाओगे, आपको दूसरे एस्पेक्ट्स पे भी फोकस करना पड़ेगा। वो क्या है दूसरे एस्पेक्ट्स, तो द एग्रीकल्चरल एंड द अलाइड एक्टिविटीज have to be developed along with other sectors of economy, ठीक है, एग्रीकल्चर और दूसरी अलाइड एक्टिविटीज को भी डेवलप करना पड़ेगा। This shall lead to diversification of economic base and establishment of functional linkages between basic villages
एग्रो सर्विसेज सेंटर्स एंड मार्केट सेंटर्स। ठीक है, तो इन चीजों पे भी फोकस किया जाए कि आप एग्रो सर्विसेज पे फोकस करो, ठीक है, मार्केट सेंटर्स पे फोकस करो। मतलब आपको डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा अपने आप को, सिर्फ कहां एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री से बाहर निकल के आना पड़ेगा। सो दीज आर सम ऑफ द मेजर्स फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंदिरा गांधी कैनल कमांड एरिया। समझ में आया? बड़ा प्यारा सा टॉपिक था, थोड़ा सा लेंदी था आई नो, क्योंकि हमने दोनों टॉपिक एक साथ क्लब कर दिए। तो आपको इंदिरा गांधी कैनल कमांड एरिया क्या है और क्या मेजर्स लिए जाने चाहिए सस्टेनेबिलिटी के लिए, ये दोनों ही एस्पेक्ट समझ में आ गए। इसी के साथ हमारा चैप्टर यहाँ पे होता है कंप्लीट, स्वाहा। ठीक है, पूर्ण आहुति देते हैं। अब क्या कहानी है? अब आगे कहानी है कि नेक्स्ट चैप्टर जो है आपका वो भी बहुत इजी गोइंग है। अब पहले पढ़ चुके उस कंटेक्स्ट से जुड़ा हुआ चैप्टर है। कौन सा चैप्टर है? ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। नेक्स्ट वीडियो से ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन को स्टार्ट करते हैं। आई होप यू पीपल एंजॉयड इट, आपको सारी चीजें समझ में आ गई है। अभी के लिए साइन ऑफ करते हैं। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, साइनिंग ऑफ विद दिस टुगेदर वी कैन वी विल। थैंक यू वेरी मच।